वो काली परछाई लड़खड़ाई और 2 कदम पीछे हट गई। उसके पैर बिल्कुल खून जैसे लाल स्केलेटन्स की तरह थे, जो स्टोन हॉल के फर्श पर पड़ते ही एक तेज आवाज कर रहे थे। तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। परछाई की आवाज सूखी और बहुत तीखी थी, जैसे उसमें रेत भरी हो। मैं सिर्फ तुम्हें चोट ही नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। छू लिन मजाक उड़ाते हुए हंसा और उसी वक्त अपना हाथ उठाया। उसने हवा में मुट्ठी भींची और एक बहुत बड़ा सुनहरा हाथ सामने वाले के घबराए हुए साये के पीछे पड़ गया। जिंटाओ जायंट हैंड। तुमने अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर मेरे कार्ड्स देखे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है। वो सुनहरा बड़ा सा हाथ हवा में लहराया। काली परछाई तक पहुंचने से पहले ही उसका सुनहरा रंग अचानक फीका पड़ गया और वो एक सिल्वर व्हाइट टैबू की रोशनी में बदल गया। 10 यूनिक चेंजेस ऑफ जिंटाओ पूरी तरह से गायब हो चुके थे। सब कुछ तबाह कर देने वाली उस पावर को महसूस करके परछाई की एनर्जी फ्लक्चुएशन पहली बार में ही दब गई। वो सिर्फ कांप रहा था। ये पावर उसे खत्म कर सकती थी, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ तबाही। सही है लड़के। वो परछाई अब और टिक नहीं पाई। वो तेजी से स्टोन हॉल के दरवाजे से बाहर निकली और भाग गई। भागते हुए वो बस इतना ही कह पाया, इस बार तुम जीत गए। तुमने एक सिंह स्वान से पंगा लिया है। अगली बार तुम मारे जाओगे। तब मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे पास कौन से कार्ड्स हैं। परछाई का वो साया जल्दी ही कॉरिडोर में गायब हो गया और उसकी चिढ़ से भरी आवाज वहां खड़े लोगों के कानों में गूंजती रही। फिर से जीत गए? सबने राहत की सांस ली, पर वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं थे। अब वो लेट टियानक्वान स्टेट के स्ट्रांग लोगों की एक टीम के निशाने पर थे। खाली कॉरिडोर को देखकर ब्लैक फैल्कन को बहुत बुरा लग रहा था। लोन वुल्व्स के एक ग्रुप की तरह जिंदा रहने का सबसे जरूरी रूल यही है कि बड़े लोगों और बड़ी ताकतों से पंगा मत लो। पर अब सब बदल चुका था। ब्लैक फैल्कन ने छू लिन की तरफ देखा और फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, भाई छू लिन, ऐसे लोगों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। कोई बात नहीं। ब्लड स्टार अरीना एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ सिर्फ खून बहता है। अगर तुम उन्हें नहीं भी छेड़ोगे तब भी वो तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख सकते हैं। जब तक हमारे अंदर सीक्रेट्स के लिए लड़ने का जज्बा है, सामने वाला हमें ऐसे ही जाने नहीं देगा। चू लिन की सोच बिल्कुल क्लियर थी। ये ब्लडी अरीना उसे अपनी पिछली जिंदगी के बैटल रॉयल गेम की तरह लग रहा था। ये एक ऐसा खेल था जहां आखिर में सिर्फ एक ही विनर बचता है। फर्क बस इतना था कि उस गेम में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता था, जबकि इस ब्लडी कॉम्पिटिशन में कई विनर्स हो सकते थे। चू लिन गारंटी नहीं दे सकता था कि वो उन विनर्स में से एक होगा, पर उसका हौसला टूटना नहीं चाहिए। डर के साए में तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। चू लिन की बातें सुनकर ब्लैक फैल्कन ने अपना सिर हिलाया। इन दिनों छू लिन के साथ रहने के बाद वो समझ गया था कि छू लिन दिखने में जैसा है, उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। उसका पोटेंशियल कमाल का था। उसके पास न जाने कितने कार्ड्स और तरीके थे। उसे सच में लोगों के बीच एक ड्रैगन कहा जा सकता था। छू लिन बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा और बादलों के पार उड़ जाएगा। चलो, इस अंडरग्राउंड पैलेस में बहुत सारे खजाने हैं। अपना सारा टाइम यहीं बर्बाद करने का क्या फायदा। चू लिन हंसा और स्टोन हॉल से बाहर निकल गया। उसके पीछे ब्लैक फैल्कन ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस भयानक लड़ाई में स्टोन हॉल के बहुत सारे मेडिसिनल मटीरियल्स बर्बाद हो गए थे और उन पर खून के छींटे पड़े थे। पता नहीं इन जमा किए गए मेडिसिनल मटीरियल्स से कितने कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिल सकते थे। सच में बहुत अफसोस की बात थी। वो कॉरिडोर और स्टोन हॉल का महल एक भूल भुलैया की तरह थे, जहां धूल में सने हुए अनगिनत खजाने पड़े थे। उन्होंने रास्ते भर तलाश की और बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लीं, लेकिन छू लिन बस रास्ते भर देखता रहा। उसने किसी भी चीज को दोबारा हाथ नहीं लगाया। तेजी से इधर उधर भागते हुए सबके सब थक गए थे और हाँफ रहे थे, पर उनके चेहरों पर खजाना मिलने की खुशी साफ दिख रही थी। सिर्फ 2 घंटों में उन्हें इतना कुछ मिल गया था जितना बाहर की दुनिया में 3 साल में भी नहीं मिलता। उन सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। छू लिन की टीम के साथ होने की वजह से ये लोग भी बहुत हिम्मत वाले हो गए थे। जो चीजें उनके बैग्स में नहीं आ पा रही थी, उन्हें वो सीधा अपने शरीर पर लटका रहे थे। चाकू, आर्मर, मटीरियल्स, हर तरह की चीजें उनके शरीर पर टंगी हुई थीं, जो चमक रही थीं और उनसे छन छन की आवाज आ रही थी। रास्ते में मिलने वाली अजीब चीजों को उठाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। इस तरफ छू लिन की आंखें चमक उठीं। उसके डीमन टच के सेंस ने उसे इस घने अंधेरे में अंडरग्राउंड पैलेस का सबसे बड़ा हिस्सा ढूंढने में मदद की। अगर वो सही था तो यही मेन हॉल होना चाहिए था। बिना किसी शक के वो सब चू लिन के पीछे पीछे मेन हॉल की तरफ दौड़ पड़े। वो मेन हॉल बहुत ही बड़ा और फैला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अंत ही ना हो, बिल्कुल किसी बड़े स्क्वायर की तरह। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मोटे पिलर्स खड़े थे जिन्हें पकड़ने के लिए 5 लोगों को अपने हाथ फैलाने पड़े। स्क्वायर के बिल्कुल बीच में बहुत से लोग इकट्ठा थे। छू लिन की नजरें तेजी से भीड़ पर घूमी। टियन हाउक्वान और एलवी टियानली जो पहले उनके साथ थे, वो पहले ही स्क्वायर में आ चुके थे और उन टीम्स के साथ हंस बोल रहे थे जिन्हें चू लिन नहीं जानता था। टियन हाउक्योंग की तरफ लोगों के 2 और ग्रुप साफ नजर आ रहे थे। वो युनक्वेक्सिंग का वू ज़ेन और टीएक्सो एक्सिंग का वे चेंग थे, जिन्हें छू लिन ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। छू लिन अपनी नजरें घुमाता रहा।
आखिरकार उसकी नजरें एक जगह जाकर टिक गईं। मेन हॉल के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में 5 लोग इकट्ठा थे। वो गिनती में कम थे, पर उनका ऑरा बहुत तगड़ा था। लेट टियानक्वन स्टेट के 2 स्ट्रांग लोग, वू जेन और वे चेंग, बार बार वहां देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे डरे हुए हों। छू लिन के वहां आने से कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। मेन हॉल के अंदर खड़े उन 5 लोगों में से एक ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। छू लिन ने उसे हल्के से देखा। सामने वाले की उस डरावनी मुस्कान का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी नजरें घूमी और आखिरकार मेन हॉल की छत पर जाकर रुक गईं। वहां छत पर एक हल्का पीला पत्थर लगा था। वो पत्थर ट्रांसपेरेंट था और उसके अंदर गहरा लाल रंग भरा हुआ था। ब्लडी स्टोन। जैसे ही छू लिन की नजरें उस चीज पर पड़ी, वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाया। डीमन टच इसी चीज की तरफ खींच रहा था। मेन हॉल में कुछ फुसफुसाहट होने लगी। जब टियान हाओयुआन और एलवी टियानली ने छू लिन को देखा तो उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। कुछ भी हो, उन्होंने छू लिन के साथ मुश्किल वक्त बिताया था और छू लिन के साथ उनका रिश्ता उन अजनबियों से कहीं बेहतर था जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन वू जेन, वे चेंग और हॉल में मौजूद उन 5 परछाइयों ने छू लिन को बस एक हल्की सी नजर से देखा। छू लिन की परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, उनकी नजरों में वो अभी भी थोड़ा कमजोर था। माना कि उसके पास बहुत से तरीके थे, पर वो अभी भी अर्ली टियानक्वन स्टेट में ही था। ग्रेट प्रिंस, यही वो लड़का है जिसने हार्ट ट्री लिया है। उन 5 परछाइयों में से लेट टियानक्वन स्टेट का वो स्ट्रांग आदमी जिसे छू लिन ने मेडिसिन हॉल से बाहर निकाला था, उसने अपने सामने खड़े गांव की परछाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्या? ये सुनकर छू लिन के ग्रुप को छोड़कर बाकी सब लोगों की आंखों में शक पैदा हो गया। वो काली परछाई भी तो टियानक्वन स्टेट में थी। क्या सच में छू लिन वो खजाना ले जा सकता था? क्या ये छू लिन बहुत ज्यादा चालाक है या फिर ये परछाई कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है? अर्ली टियानक्वन स्टेट में वो आदमी जिसे ग्रेट प्रिंस का बेटा कहा जाता था, बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसमें बहुत घमंड था और छू लिन को देखने के उसके अंदाज में कोई भाव नहीं था। बिग प्रिंस, इस लड़के के पास बहुत सारे तरीके हैं। ये कुछ देर के लिए लेट टियानक्वन स्टेट के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से भी लड़ सकता है। खासकर इसके पास अपना बचाव करने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका है जिसकी तुलना डेथ डीमन स्टार के जियांग मैजिक फायर से की जा सकती है। बिग प्रिंस की आवाज में नाराजगी सुनकर उस काली परछाई ने जल्दी से सफाई दी। जियांग मैजिक फायर। बिग प्रिंस ने त्योरियां चढ़ाईं। डेथ डीमन स्टार का नाम बहुत मशहूर था। ब्लड स्टार अरीना में आने वाले लगभग हर इंसान ने जियांग मैजिक फायर के बारे में सुना था। अगर तुम एक बार जियांग मैजिक फायर के निशाने पर आ गए तो जिंदा बचना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। ये लड़का अभी अर्ली टियानक्वन स्टेट से आगे भी नहीं बढ़ा है। इसकी उस सीक्रेट स्किल के सामने लेट टियानक्वन स्टेट वालों को भी पीछे हटना पड़ता है। इसके मूव्स तो जियांग मैजिक फायर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये बात सामने आते ही सबका दिल दहल गया। अब वो छू लिन को हल्के में नहीं ले रहे थे, बल्कि थोड़े चौकन्ने हो गए थे। जब लेट टियानक्वन स्टेट वाले भी उससे डर रहे हैं तो वो सच में बहुत खतरनाक होगा। अच्छा हुआ हम बच गए। टियन हाओक्योंग फीकी हंसी हंसा। उसके मन का शक बिल्कुल सही था। अगर वो बाहर महल में अपनी जगह पर खड़ा रहता और पीछे नहीं हटता तो छू लिन की सीक्रेट स्किल्स उसे वहीं का वहीं अपाहिज बना देती। प्रिंस ने एक ठंडी नजर से छू लिन को देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। उन 5 काली परछाइयों के बीच एक आवाज गूंजी। उसकी फिक्र मत करो, अभी हमारा सबसे जरूरी टारगेट ब्लडी स्टोन है। एक हार्ट ट्री के लिए इस तरह के जंगलीपन को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लडी स्टोन मिलने के बाद आराम से बाकी चीजें देखेंगे। अगर चू लिन मिडिल टियानक्वन स्टेट का कोई आम वॉरियर होता तो वो उसे अपनी मर्जी से कभी भी मार सकता था, पर चू लिन के पास सेल्फ एक्सप्लोजन की सीक्रेट स्किल है। ऐसे में उसे भी पीछे हटना पड़ेगा और अपनी शाही प्रिंस वाली जान के बदले छू लिन की मामूली जान लेना बहुत घाटे का सौदा होगा। असल में डेथ डीमन स्टार के साथ लड़ने के अपने तगड़े एक्सपीरियंस की वजह से उसे हैरानी नहीं थी कि वो खुद को उड़ा लेगा। अगर उसे बिना मौका दिए बिजली की रफ्तार से मार गिराया जाए तो उसकी सेल्फ एक्सप्लोजन पावर कुछ नहीं कर पाएगी। अभी हालात काफी पेचीदा थे। भले ही फियर्स स्वान सिंह सबके लालची घूरने के बावजूद अपना दबदबा बनाए हुए था, पर उसे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। बिग प्रिंस की बातें सुनकर चू लिन के हाथों मात खाने वाली उस काली परछाई को मजबूरी में अपने दांत पीसने पड़े। उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने सोच लिया था कि ब्लडी स्टोन मिलते ही वो चू लिन को मार डालेगा, उस लड़के को जिसने उसे इतनी तकलीफ दी थी। सिर्फ छू लिन की नजरें ही शांत थीं। हालांकि उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उसके पास सिर्फ एक सेल्फ एक्सप्लोडिंग मूव है, पर वैनिशिंग थंडर और 10 यूनिक चेंजेस ऑफ जिंटाओ के वैनिशिंग चेंज दोनों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा वैनिशिंग पावर की जरूरत होती है। वैनिशिंग पावर की कमी होने पर उसे अपने आम मूव्स पर डिपेंड रहना पड़ता और तब उसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ मिडिल टियानक्वन स्टेट के बराबर ही होती। मेन हॉल का माहौल अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि छत पर लगे उस हल्के पीले पत्थर से भारी और गर्म लहरें उठने लगीं। छू लिन की नजरें भी उस एम्बर जैसे पत्थर पर टिक गईं। पत्थर के आसपास दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। वो जानवरों के सिर और इंसानों के धड़ वाली मूर्तियां बिल्कुल पुरानी फिल्मों के राक्षसों जैसी लग रही थीं, जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
वू जेन, वे चेंग, ये ब्लडी स्टोन हम ही जीतेंगे। अगर तुम दोनों मेरी इज्जत रखना चाहते हो तो मैं ओमिनस शुआन युंगकू और टीएक्सयू के बीच हुए इस गठबंधन की अगुवाई करूंगा। प्रिंस ने अचानक धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। ये सुनकर वू जैन और वे चैंग दोनों हंसे और बोले, बिग प्रिंस, इस ब्लडी स्टोन के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम सिर्फ एक बात बोलकर हमें यहां से भगाने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। और तो और, अगर ओमिनस स्वान का युंगकू और टीएक्सयू के साथ गठबंधन हो भी गया तो इसका फायदा सिर्फ प्लैनेट के बड़े लोगों को ही मिलेगा। सारा माल वो हड़प लेंगे और वू जेन और वे चेंग के हाथ सिर्फ ठंडे सूप का एक घूंटी लगेगा। वहां मौजूद लोगों में युंगक्यू और टाइएक्सयू की गिनती सबसे ज्यादा थी और उनकी एवरेज कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी सबसे तगड़ी थी। बिग प्रिंस और उस काली परछाई के अलावा जिसे चू लिन ने पीछे हटने पर मजबूर किया था, बाकी 3 लोग मिडिल टियानक्वन स्टेट में थे। भले ही मिडिल टियानक्वन स्टेट के वो तीनों स्ट्रांग थे, पर अर्ली टियानक्वन स्टेट वालों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। हाँ, तुम दोनों सच में मरना चाहते हो। उस फायर ईविल स्टार की ताकत भी तुम्हारे जैसी ही थी, पर उसने हमसे पंगा लिया और मारा गया। प्रिंस के बगल में खड़ी परछाई ने ठंडेपन से कहा, उसकी आवाज में खौफ भरा था। तो फिर हमने 2 मूव्स चले हैं। क्या तुम सच में अजय हो? हमारा रेड सन स्टार भी डेड ब्लड डीमंस में से एक है। हमें तुमसे डरने की क्या जरूरत है? काली परछाई की बात से भड़ककर वू जेन ने ठंडी आवाज में कहा। वू जेन की गुस्से भरी आवाज के साथ ही उसके आसपास मौजूद रेड सन स्टार के वॉरियर्स की सांसें भी तेज होने लगीं और इसी पल पूरे हॉल का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया। उनकी बहस के दौरान टियान हाओक्योंग और एलवी टियानली ने फीकी सी स्माइल दी। वो ब्लड डीमन स्टार को मारने वाली टीम से सच में बहुत कमजोर थे। यहां सिर्फ लेट टियानक्वन स्टेट के ताकतवर लोगों को ही बोलने का हक था। ये बात समझ में आने के बाद दोनों ने दांत पीस लिए। उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद वो लेट टियानक्वन स्टेट में पहुंचने के लिए पूरी जान लगा देंगे। इस ब्लड स्टार अरीना में सिर्फ लेट टियानक्वन स्टेट वाले ही माल बटोर सकते थे, बाकी लोग तो चीजों को छू भी नहीं सकते थे। एलवी टियानली ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ग्रेट प्रिंस, भले ही तुम बहुत खतरनाक हो, पर तुम भी बस लेट टियानक्वन स्टेट में ही हो। एलवी टियानली की बात सुनकर प्रिंस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक लेट टियानक्वन स्टेट दूसरे लेट टियानक्वन स्टेट से बहुत अलग होता है। मैं पिछले 5 सालों से इसी स्टेट पर अटका हुआ हूं। हर साल मैंने अपने शरीर को सैकड़ों जिन टियानक्वन कोएगुलेंट से धोया है। अब मेरा खून म्यूटेट हो रहा है और मेरे पास पहले से ही ये है। हुश की आवाज आई। बिग प्रिंस की स्किन के नीचे कलरफुल नियॉन जैसी एक रोशनी चमक रही थी। ये देखने में ओरिजिनल मेथड की किसी परत जैसी लग रही थी, पर उससे कहीं ज्यादा मोटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी स्किन के नीचे ओरिजिनल एनर्जी भर गई हो। ओरिजिनल धर्मा बॉडी। वू जेन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका डर बढ़ गया। ये ओरिजिनल धर्मा बॉडी बचाव करने का एक बहुत ही एडवांस तरीका है। आमतौर पर जब कोई पीक टियानक्वन स्टेट में पहुंचकर अपनी ओरिजिनल मैजिकल पावर जगाने वाला होता है, तभी वो इसे ओरिजिनल धर्मा बॉडी में बदल सकता है। ओरिजिनल धर्मा बॉडी को बचाव की आखिरी दीवार और सुपरनैचुरल पावर से सीधा हमला करने का सबसे तगड़ा तरीका माना जाता है। प्रिंस बस टियानक्वन रेल्म की आखिरी स्टेज में पहुंचने ही वाला था, जो थी टियानक्वन स्यूडो श्वान। टियानक्वन असल में श्वानजू रेल्म का हिस्सा है। श्वानजू रेल्म में पहुंचने के बाद ही किसी को ब्रह्मांड में एक सच्चा इंसान माना जा सकता है। ये माना जाता है कि इस नए युग के अवेकेंड इंसान ही अपना खून निकालकर सुपरनैचुरल पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार बिग प्रिंस ने टियानक्वन स्यूडो श्वान को पार कर लिया तो वो श्वानजू से ज्यादा दूर नहीं होगा। हालांकि छू लिन को टियानक्वन के ऊपर वाले सिन्मी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर ओरिजिनल धर्मा बॉडी के उस खौफनाक डर को कोई झुठला नहीं सकता था। उसे बस ये नहीं पता था कि वो वैनिशिंग थंडर के सामने कितनी देर टिक पाएगा। चू लिन ने चुपके से अपने सेंस ऑफ मैजिक को फैलाया और मेन हॉल में टटोलने लगा। आखिरकार उस पत्थर के बगल में बनी हुई मूर्तियों ने उसका ध्यान खींच ही लिया। उनके अंदर कुछ हल्की सी लहरें महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो बाहर से जितनी साधारण दिख रही हैं असल में वैसी हैं नहीं। क्या छू लिन को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था? चू लिन ने ज्वांग होंग को आंख मारी और हॉल के एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। वो तुरंत छू लिन का इशारा समझ गया। लोगों का एक बड़ा ग्रुप एक दूसरे को खींचता हुआ चुपचाप मेन हॉल से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो इन बड़ी पावर्स की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। मेन हॉल में पहले से ही सन्नाटा छाया हुआ था। ओमिनस श्वान स्टार के बिग प्रिंस ने अपनी 30 की उम्र में ही ओरिजिनल धर्मा बॉडी हासिल कर ली थी। ये न्यूज़ सच में बहुत शॉकिंग थी। ये देखकर प्रिंस के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। उसकी जीन एनर्जी अचानक से बर्स्ट हुई और वो ऊपर की तरफ उड़ा। इससे पहले कि वू जेन और वे चेंग रिएक्ट कर पाते, उसने उस हल्के पीले पत्थर को पकड़ लिया। क्या? जब तक वू जेन और वे चेंग ने रिएक्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रीस जैसा वो हल्का पीला पत्थर तेजी से पिघलने लगा। प्रिंस ने उस ब्लडी स्टोन को कसकर पकड़ लिया था और हल्का पीला लिक्विड उसके हाथ से नीचे बहने लगा। खटाक खटाक खटाक। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। जिन स्टोन कार्विंग्स पर उसे शक था वो पत्थर की दीवारों से बाहर की तरफ उभर रही थीं। उन स्टोन कार्विंग्स से बहुत ही वायलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर निकल रही थी। उनका प्रेशर लेट टियानक्वन स्टेट के किसी भी स्ट्रांग इंसान से बिल्कुल भी कम नहीं था। चू लिन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। वो कोई ब्लडी स्टोन नहीं है, बल्कि एक ट्रैप है।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉल जिंदा हो गया हो। छत से लगातार धूल गिर रही थी और हॉल के ऊपर बनी वो मूर्तियां अपने हाथ पैर फैलाकर उनमें से बाहर रेंगने लगी थीं। उनका धड़ इंसानों जैसा था और सिर राक्षसों जैसा। ये सब क्या चीजें हैं? कोई मैकेनिकल वेपन्स? ऐसा तो नहीं लग रहा। वो ज्यादातर इंसानों और जानवरों के कॉम्बिनेशन जैसे लग रहे थे। वो सच में बहुत टेरिफाइंग थे। चलो यहां से, वू जेन और वेई चेंग चिल्लाए। सब लोग शॉक्ड रह गए और उन्होंने एक साथ ठंडी सांस ली। इस तरह की चीज को देखना बहुत ही डिस्गस्टिंग और घिनौना था। और ऐसे 1 दर्जन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स वहां मौजूद थे और वो सब के सब लेट टियानक्वान स्टेट में थे। इन सारे एक्सप्लोरर्स को कुचलना उनके लिए बहुत आसान था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, 2 मॉन्स्टर्स मेन हॉल के एंट्रेंस पर कूद पड़े और सबको हॉल के अंदर ही ब्लॉक कर दिया। सबके दिलों की धड़कनें रुक सी गईं। उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि ये मेन हॉल असल में एक बड़ा ट्रैप है। अगर किसी ने ब्लडी स्टोन जैसी किसी चीज को छेड़ा तो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और इन अजीब क्रीचर्स को जगाकर सबको मार डालेगा। चू लिन भी थोड़ा नर्वस था। वहां लेट टियानक्वान स्टेट के लेवल वाले 1 दर्जन से ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। यहां तक कि उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर जुआंग होंग की तरफ देखा। अच्छी बात यह थी कि वो लोग मेन हॉल से बाहर जा चुके थे। कम से कम अभी वो सेफ थे। भाई चू लिन, जुआंग होंग ने डरते हुए इन मॉन्स्टर्स को देखा। उनका शरीर और जानवरों वाला सिर बिल्कुल सीमलेस तरीके से जुड़े हुए थे, जैसे वो पैदाइशी ऐसे ही हों। उनकी ग्रे स्किन में फ्लैश और खून के साफ निशान दिख रहे थे और उनकी खतरनाक एनर्जी को आसानी से फील किया जा सकता था। चू लिन ने जुआंग होंग की तरफ हाथ हिलाया और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। स्टार डीमन पैलेस से उसके पीछे आने वाले ये साथी इस वक्त उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, बल्कि उसके लिए मुसीबत ही बढ़ाते। जुआंग होंग ने दांत पीसे। उसके पास हामी भरने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो उन सबको कॉरिडोर से बाहर ले गया और चू लिन की आंखों से ओझल हो गया। हॉल के अंदर मॉन्स्टर्स ने दरवाजा मजबूती से ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त वो मॉन्स्टर्स से घिरे हुए थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिग प्रिंस का चेहरा भी गुस्से और डर से हरा पड़ गया था। लेट टियानक्वान स्टेट के इन 10 मॉन्स्टर्स के सामने ये कहना बेकार था कि उसने सिर्फ ओरिजिनल धर्मा बॉडी हासिल की है। अगर उसने सच में ओरिजिनल धर्मा बॉडी की प्रैक्टिस पूरी भी कर ली होती, तब भी एनर्जी की कमी की वजह से ये मॉन्स्टर्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। भाई चू लिन, हमें लगता है कि अब हमें तुम पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून ने बेबसी से कंधे उचकाए। उन्हें डर था कि मॉन्स्टर्स के कुछ ही मूव्स में उनके टुकड़े हो जाएंगे। जानवरों के सिर और इंसानों के धड़ वाले एक मॉन्स्टर ने भयानक दहाड़ मारी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद 3 सबसे बड़े ग्रुप्स पर टूट पड़ा। शायद चू लिन से उन्हें कम खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स ही चू लिन के पीछे आए, जबकि बाकी 10 मॉन्स्टर्स सीधे प्रिंस, वू जेन और वे चेंग की तरफ भागे। सामने वाले उस बंदर के सिर वाले मॉन्स्टर को मुझ पर छोड़ दो। पर्पल मून और ब्लैक फैल्कन, तुम दोनों दूसरे वाले को संभालो। बाकी सब खुद को प्रोटेक्ट करो। चू लिन ने तेजी से ऑर्डर दिया। तभी वो मॉन्स्टर दौड़कर उनके पास आ गया। ठीक है। चू लिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक लाल बिजली बाहर निकली। वो सीधे उस बंदर के सिर वाले मॉन्स्टर से जा टकराई, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा। फिर चू लिन ने अपने कदम बढ़ाए और शेन्यू ज्यूबियन का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट राइट फ्लैश हुआ और उसे अपने पीछे पीछे दूसरी तरफ ले गया। उसी वक्त ब्लैक फैल्कन और पर्पल मून ने अपनी जेनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से पुश किया और एक भालू के सिर वाले मॉन्स्टर से भिड़ गए। बंदर के सिर वाले मॉन्स्टर ने अपनी ग्रे मुट्ठी घुमाई। हवा कॉम्प्रेस होकर एक तेज तूफान में बदल गई और सीटी बजाती हुई सीधे चू लिन से आ टकराई। चू लिन के आर्मर में पहले से ही दरारें थीं और अब उसमें और भी ज्यादा दरारें आ गई थीं। लेकिन चू लिन ने तेजी से अपना आर्मर हटाया और ट्वाइलाइट थंडर और शेन्यू जूबियन का इस्तेमाल करते हुए दूरी बढ़ा ली। वो लगातार उस मॉन्स्टर को उलझाए रख रहा था। ब्लडी स्टोन अभी तक सामने नहीं आया है। लेट टियानक्वान स्टेट के 1 दर्जन मॉन्स्टर्स यहां एक ऐसा डेड एंड बना देंगे जिससे बचना नामुमकिन होगा। जरूर कुछ ऐसा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। चू लिन लगातार डॉज करता रहा और उसने अपनी सेंस ऑफ मैजिक को पूरी तरह ओपन कर दिया। हॉल के अंदर हर तरफ क्योस मचा हुआ था। लोग मॉन्स्टर्स के पंजों के नीचे कुचले जाकर मर रहे थे। बहुत से लोगों को कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया था, पर टियानक्वान स्टेट की तगड़ी वाइटैलिटी की वजह से वो तड़प तड़प कर जी रहे थे। बिग प्रिंस की ओरिजिनल धर्मा बॉडी ने बहुत सारे हमलों को ब्लॉक कर लिया था, यहां तक कि उस बीस्ट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये मॉन्स्टर्स बिना थके एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। चू लिन की नजरें पूरे हॉल में ऊपर से नीचे तक घूमी और आखिरकार उसे कुछ अजीब चीज दिखी। मेन हॉल की छत पर एक अंधेरी जगह में एक म्यूरल था, जिस पर एक अजीब सा डिजाइन बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जब ये मॉन्स्टर्स पत्थर की मूर्तियां थे, तब उन्हें इसी म्यूरल के चारों तरफ तराशा गया था। चू लिन ने इसी पर अटैक करने का फैसला किया। चू लिन का पीछा कर रहे मॉन्स्टर को शायद कुछ समझ आ गया था। उसके कदम और तेज हो गए और वो जोर से दहाड़ रहा था। जाओ! चू लिन ने झटके से अपनी बॉडी को ऊपर उठाया और उसके हाथ पर ट्वाइलाइट थंडर की बिजली चमक उठी। वो स्टोन कार्विंग धमाके के साथ टूट गई। हवा से एक गहरा लाल रंग नीचे गिरा और पूरे हॉल में लाल खून जैसी रोशनी फैल गई।
उसी वक्त जानवरों के सिर वाले सारे मॉन्स्टर्स की मूवमेंट रुक गई। उनके पूरे शरीर कांपने लगे और कुछ मॉन्स्टर्स ने खून की उल्टी की और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। ये सब कंफ्यूज्ड थे। ये क्या था? छू लिन की आंखों में एक खुशी चमक उठी। उसका तुक्का बिल्कुल सही लगा था। स्कारलेट पत्थर का सामने आना बहुत ही सडन था। हालांकि वहां सुपरनैचुरल सेंस वाले कई लोग मौजूद थे और उन सबकी आंखों में भी चू लिन जैसी ही खुशी चमक उठी। वो स्कारलेट पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरा और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर हवा में बिना हिले तैरने लगा। ब्लडी स्टोन! उनमें से एक अचानक चिल्लाया। बिग प्रिंस का बस चलता तो वो उसे बाहर खींचकर काट डालता, पर इस वक्त उसके पास उस पर गुस्सा निकालने का टाइम नहीं था। ब्लडी स्टोन के टूटते ही एक आवाज आई। ये देखकर कोई भी बेवकूफ इंसान तुरंत जाग जाएगा और उसकी आंखों में लालच की आग साफ दिखाई देगी। ये मेरा है! बिग प्रिंस अचानक से चिल्लाया और उसकी बॉडी हवा में उछलकर ब्लडी स्टोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन छू लिन का हाथ पहले ही उस पत्थर को छू चुका था। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिग प्रिंस का चेहरा गुस्से से भयानक लग रहा था। उसके लिए छू लिन की कोई अहमियत नहीं थी। अगर उसे छू लिन की सेल्फ एक्सप्लोजन वाली सीक्रेट स्किल का डर न होता तो वो उसे कब का मार चुका होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन सिंह से पंगा लेने के बाद भी ये लड़का हॉल से भागने के मौके का फायदा उठाने के बजाय उसकी पसंद की चीज भी चुरा लेगा। ये मूव पक्के तौर पर उसके लिए एक खुली चुनौती थी। लेकिन छू लिन इस तरह की धमकी को सीरियसली नहीं लेने वाला था। अगर वो सच में डरपोक होता तो हार्ट ट्री कैसे चुरा पाता? वो आज यहां तक कैसे पहुंचता? शायद वो ब्लू स्टार के किसी कोने में बिना किसी पहचान के छोटी मोटी अचीवमेंट से खुश होकर ही रह जाता। चू लिन ने अचानक ब्लडी स्टोन को कसकर दबा दिया। मानो ब्लडी स्टोन तुरंत धूल में बदल गया और फिर हवा में तैरने लगा। माइनस! वो लाल खून जैसी धूल हवा में लहराई और तेजी से छू लिन को चारों तरफ से घेर लिया। मर जा! बिग प्रिंस ने अपनी जबरदस्त जेनेटिक एनर्जी के साथ चू लिन पर हमला कर दिया। जब उसका हाथ छू लिन से बस कुछ ही इंच दूर था तो अचानक एक अनदेखी रुकावट ने उसे दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा और बार बार पीछे हटने लगा, जबकि चू लिन उस लाल धूल के नीचे पूरी तरह से सेफ था। बजिंग माइनस! अचानक हवा में एक खून जैसी लाल सिंगुलैरिटी नजर आई जिसने छू लिन को सीधे अंदर खींच लिया और सबके सामने से गायब हो गई। छू लिन के जाते ही सिंगुलैरिटी की फ्लक्चुएशन कमजोर होने लगी और ऐसा लगा जैसे वो गायब हो जाएगी। अंदर घुसो! वू ज़ेन और वे चेंग ये देखकर शॉक्ड रह गए और सिंगुलैरिटी में घुसने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ खिंचे। अचानक हवा में एक साफ हाथ दिखा जिसने वू ज़ेन और वे चेंग दोनों को पीछे धकेल दिया। ही! ग्रीन ड्रेस पहने हुए एक खूबसूरत औरत सिंगुलैरिटी के गायब होने से ठीक पहले तेजी से उसके अंदर घुस गई। वूश माइनस! वो हरी ड्रेस वाली औरत अचानक एक फ्लैश में गायब हो गई और उसकी बॉडी किसी भूत की तरह स्मार्ट और तेज थी। सिंगुलैरिटी के पूरी तरह से गायब होने के बाद वू ज़ेन और वे चेंग जो नीचे गिर गए थे, दोनों का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो उस अचानक सामने आई ग्रीन ड्रेस वाली औरत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। वो बस सिंगुलैरिटी में घुसने ही वाले थे, लेकिन उस कुतिया ने उन्हें पीछे धकेल दिया। बिग प्रिंस का चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया। आखिरकार जिस औरत को वो जानता था वो वही औरत थी जिससे वो खुद को बचा रहा था। सबने निराशा के साथ खाली आसमान को देखा। ये साफ था कि वो सिंगुलैरिटी चू लिन और उस हरी ड्रेस वाली औरत को उस जगह भेजने के लिए थी जहां ब्लडी स्टोन्स छिपे हुए थे। स्पेस ट्रांसमिशन ऐसी चीज नहीं थी जिसे टियानक्वान के वॉरियर्स आसानी से तोड़ सकें। ये एक्सपीडिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। खैर, हम यहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस नहीं आएंगे। बिग प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। स्पेस में एंट्री करते ही चू लिन का दिमाग चकराने लगा। उसने अपने सामने आंखें खोलीं और एक गहरा अंधेरा देखा। स्पेस ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही लंबा लगा। उसके सामने का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और फिर एक पिंग की आवाज से अंधेरे का पर्दा फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्वायर अंधेरा और डरावना हो, लेकिन आसमान से बिजली कड़क रही थी। स्क्वायर के सेंटर में एक छोटी सी आकृति थी जो शेप में तो सही थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। लेकिन किसी कारण से चू लिन की बॉडी पल भर के लिए टेंस हो गई। एक अजीब सी टेंशन महसूस हुई। क्या मुर्दे जिंदा हो सकते हैं? चू लिन ने खुद को हौसला दिया और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो उस आदमी के करीब गया, चू लिन उतना ही हैरान हुआ। वो अपनी ओरिजिनल जगह पर बैठा हुआ था और किसी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर की तरह लग रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो थोड़ा पतला था, नाक पर चश्मा था और देखने में किसी पढ़े लिखे इंसान जैसा लग रहा था। सही कहूं तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने के किसी डॉक्टर जैसा दिख रहा था। क्या वही इस पूरे अंडरग्राउंड पैलेस का मास्टर है? छू लिन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उस अजीब से दिखने वाले वॉरियर को ऊपर से नीचे तक देखा। आखिरकार उसके जुड़े हुए हाथों के बीच उसने एक ड्रैगन की आंख के साइज का लाल पत्थर देखा, जिसके किनारे और कोने नुकीले थे। उसका मटेरियल सोना या लकड़ी नहीं था। वो लाल पत्थर बहुत लंबे समय से उस लाश के हाथों में था, लेकिन अभी भी उसमें ताज़ा लहरें उठ रही थीं। ब्लडी स्टोन!
मैंने रास्ते में बहुत सारे साइबेरियन प्रोडक्ट्स देखे हैं और अब आखिरकार मैंने असली चीज देख ही ली। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और चू लिन ने ब्लडी स्टोन को अपने हाथों में पकड़ लिया। शुआ माइनस। जैसे ही चू लिन ब्लडी स्टोन को छूने वाला था, उसके कान के पीछे से एक तेज हवा आई। चू लिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी हथेली खुली थी और एक बहुत बड़ा सुनहरा हाथ उसके सामने था। डैंग माइनस। वो सुनहरा बड़ा हाथ दुश्मन के भारी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और हथेली पर हल्की सी सिकुड़न आ गई और फिर धीरे धीरे चटकने लगा। चू लिन ने तेजी से दूसरी तरफ दूरी बना ली और हैरानी से ऊपर देखा। सिंगुलैरिटी से चू लिन के पीछे जो आया था वो न तो फियर्स शुआन स्टार का बिग प्रिंस था, न ही वू जेन और वे चेंग। वो हरी ड्रेस वाली एक ऐसी औरत थी जिसे चू लिन ने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत का चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसकी आंखों में पानी जैसी चमक थी जो किसी के भी मन में छुपी हुई डिजायर को जगा सकती थी। और वो ब्लू स्टार फैमिली की पहली औरत थी। जीत के बाद भी आखिरकार ब्लू स्टार की वो औरत अभी भी बाहरी दवाइयों पर डिपेंड थी, जबकि ये औरत नेचुरल ब्यूटी थी जिसे देखते ही उसे पाने की डिजायर पैदा हो जाए। क्लक, ये ब्लडी स्टोन मुझे बहुत पसंद है। तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? हरी ड्रेस वाली औरत ने हल्की सी मुस्कान और अपनी प्यारी आवाज में कहा। लेकिन उसकी बातें इतनी अजीब थीं कि चू लिन को गुस्सा आ गया। चू लिन हंसा। शुरुआत में ब्लू स्टार की उस औरत ने दवाई से मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। और अब ये औरत उम्मीद कर रही है कि वो मुझे अपनी बातों से मना लेगी। जैसा कि कहा जाता है, खूबसूरत औरतें बहुत डेंजरस होती हैं। और तो और, ओमिनस श्वान स्टार के बिग प्रिंस वू जेन और वे चेंग के बीच चल रहे कंपटीशन के बावजूद यहां घुस आना इस औरत के लिए कोई आसान काम नहीं रहा होगा। इसके अलावा जिस तरह से उसने हमला किया, उससे साफ था कि उसका दिल बहुत ठंडा है। चू लिन ने धीरे से मुंह खोला। तुम्हारी बातों में कोई बड़ी बहन वाला एटीट्यूड नहीं है। मुझे ब्लडी स्टोन पहले मिला है। इसे छीनना कोई अच्छे घर की औरत का काम नहीं है। हरी ड्रेस वाली औरत हंस पड़ी। चूंकि छोटे भाई की मर्जी नहीं है, तो फिर बड़ी बहन के रूड होने पर कोई शिकायत मत करना। हरी ड्रेस वाली औरत मुस्कुराई। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में चाबुक। उसने दोनों हाथों से एक साथ चू लिन पर अटैक किया। चाबुक की लाल परछाई किसी सांप की तरह गोल गोल घूम रही थी और अचानक दाएं बाएं होने लगी। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि चू लिन के पैर जमीन पर ही टिके रह गए। ये औरत सच में बहुत स्ट्रांग है। बिग प्रिंस वू जेन, वे चेंग और बाकी लोग बाहर हैं। अगर तुम्हें ब्लडी स्टोन मिल भी जाए तो तुम बचकर नहीं भाग पाओगी, चू लिन ने कहा, और साथ ही वो बिना किसी को दिखाए ब्लडी स्टोन को भी देख रहा था। ओमिनस स्वान स्टार का बिग प्रिंस? हाँ हाँ, हरी ड्रेस वाली औरत ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा। उसके दांत एकदम साफ और चमक रहे थे और उसकी मुस्कान में घमंड और नफरत भरी हुई थी। छोटे भाई, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही परख लिया था। अगर तुम अपनी सेल्फ एक्सप्लोजन वाली सीक्रेट स्किल पर डिपेंड कर रहे हो तो मेरी मानो और जल्दी से हार मान लो। तुम्हारे और मेरे लेवल में जमीन आसमान का गैप है। चू लिन ने हार मानते हुए 2 कदम पीछे हटा लिए। चूंकि तुम्हें ब्लडी स्टोन चाहिए तो मेरे लिए अर्ली टियानक्वान स्टेट में इसके लिए लड़ना बहुत रूड होगा। चू लिन के इस तरह पीछे हटने के बाद भी उसकी और ब्लडी स्टोन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं थी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। उस औरत ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, पर दिल ही दिल में वो चू लिन को नीचा समझ रही थी। बिना एक बार भी ट्राई किए चू लिन का इस तरह हार मान लेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसके टाइप का लड़का नहीं था। उस औरत ने हल्के से सांस छोड़ी और अपना चाबुक घुमाते हुए उसे ब्लडी स्टोन पकड़े हुए उस स्केलेटन की तरफ फेंका। जिन टाओ जायंट हैंड। हवा में एक तेज आवाज हुई। एक बड़ा सा सुनहरा हाथ हरी ड्रेस वाली उस औरत की तरफ थप्पड़ की तरह आया। उसका चाबुक आसानी से वापस नहीं खींच सकता था, इसलिए उस औरत को हवा में ही उस बड़े से हाथ को अपनी छोटी तलवार से रोकना पड़ा। जिनताओ टेंजू। डार्क फायर। वो सुनहरा हाथ अचानक पर्पल फ्लेम में बदल गया और तेजी से उबलते हुए टूटकर एक धमाके के साथ फट गया। चू लिन ने अपना हाथ उठाया और 2 वैनिशिंग लेजर छोड़ दिए, जिसने उस हरी ड्रेस वाली औरत को वापस डिफेंड करने पर मजबूर कर दिया, वरना वो डार्क फ्लेम की चपेट में आ जाती। चू लिन ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी, ब्लडी स्टोन मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम वहीं जाकर आराम करो, बड़ी बहन। ट्वाइलाइट थंडर। शेन्यू 9 चेंजेस। शुआ। आसमान में डार्क रेड थंडर की एक परछाई तेजी से फ्लैश हुई और चू लिन ने ब्लडी स्टोन को पकड़ लिया। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। हरी ड्रेस वाली औरत ने जल्दी से डॉज किया। उसके हाथ में जो डैगर था वो बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। लड़के, तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। उस क्रिटिकल मोमेंट में उस औरत ने अपनी बेशकीमती छोटी तलवार से उन दोनों वैनिशिंग थंडर को ब्लॉक कर लिया था और फिर ओरिजिनल मेथड का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में घुसने वाली डार्क फ्लेम को रोक लिया। वूश। उस औरत ने हार नहीं मानी। उसके चाबुक की परछाई किसी ड्रैगन और सांप की तरह तेजी से आगे बढ़ी। चू लिन का हाथ हल्के से उस चाबुक से टच हो गया। वहां एक बहुत ही डरावना निशान बन गया और उस घाव से लगातार डार्क फ्लेम वाला लिक्विड बाहर निकलने लगा। वो इस फाइट को और ज्यादा नहीं खींच सकता था।
हालांकि वो बैटल में पूरी तरह से फोकस कर रहा था, पर वो इस लेवल के ओपोनेंट के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। ब्लडस्टार अरीना में एंट्री लेने वाले सभी लोग पूरी दुनिया के चुने हुए टैलेंट्स थे, और उसके सामने खड़ी ये औरत तो उन टैलेंट्स के बीच भी एक जीनियस थी। उसे जल्दी डिसीजन लेना होगा। जिंटाओ जायंट हैंड, वैनिशिंग चेंज। कई बड़े बड़े हाथ उस हरी ड्रेस वाली औरत की तरफ बढ़े और तेजी से एक डरावने सिल्वर व्हाइट रंग में बदल गए। बस यही है। वो औरत पता नहीं कब से चुपचाप चू लिन का पीछा कर रही थी। जाहिर है उसे पता था कि चू लिन के पास एक सेल्फ एक्सप्लोजन मूव है जो लेट टियानक्वान स्टेट वाले को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। पागल हो क्या? उस औरत ने मन ही मन त्योरियां चढ़ाईं। उसके पास हेल्प करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में खुद को डैमेज करने वाली सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करना और कोई ट्रीटमेंट ना मिलना, ये तो डायरेक्टली सुसाइड करने के बराबर था। बैंग! जैसे ही चू लिन ने अपना हाथ भींचा, उसके बचे हुए 3000 पॉइंट्स की वैनिशिंग पावर बाहर निकल आई और सीधे जिंटाओ जायंट हैंड में चली गई। बजिंग! वैनिशिंग पावर के फैलते ही उस औरत का टॉप लेवल आर्मर टूटकर बिखरने लगा। भले ही वो अपनी बॉडी पर लगातार डिफेंस इक्विपमेंट और बॉडी प्रोटेक्शन स्किल्स लगाती रहे, पर इस पावर के सामने वो सब कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएंगे। नो वे! वो मारी जाएगी। हरी ड्रेस वाली वो औरत अब और नहीं टिक पा रही थी। उसने अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से चू लिन को घूरा। ये लड़का कैसा राक्षस है? इसने खुद को उड़ाने की ठान ली तो सच में उड़ा लेगा। मैं अब तुम्हारे साथ और गेम नहीं खेलूंगी। उस औरत ने एक जेड पेंडेंट निकाला और उसे हल्के से दबाया। उसकी बॉडी अचानक धुंधली होने लगी। छोटे भाई, अगर तुम जिंदा बचे तो हम फिर मिलेंगे। याद रखना, मेरा नाम ली युबाई है। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। एक्सटिंक्शन की वो खौफनाक पावर नीचे गिरी। वो औरत बस गायब ही हुई थी। जिस जमीन पर वो खड़ी थी वो तुरंत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। उस एनर्जी के धमाके ने 10 मीटर से भी बड़ा एक गहरा गड्ढा बना दिया था, जिसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल अंधेरा और इनविजिबल था। छू लिन ने एक लंबी सांस ली। छू लिन का चेहरा पीला पड़ गया था। वैनिशिंग पावर का असर सच में बहुत डरावना था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि यहां तक आते आते उसकी एक्सटिंक्शन की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने कुछ घंटे पहले ही एनर्जी साइफन का भी इस्तेमाल किया था, जिसे अभी बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया जा सकता था। उसे अब 10 घंटे से भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। और जहां तक उस औरत की बात है, वो सच में एक सिरदर्द थी। अगर वो दोबारा मिली तो उसे बहुत केयरफुल रहना होगा। और तो और उसने ना जाने कितने सारे ट्रेजर्स निकाल लिए थे, खासकर वो छोटी तलवार जिसने उसके 1000 पॉइंट वाले वैनिशिंग पावर के बॉम्बार्डमेंट को भी ब्लॉक कर दिया था। इस औरत का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो सकता, पर वो चाहे कोई भी हो, चू लिन को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि उसने ब्लडी स्टोन उसे नहीं दिया। अगर तुम एक स्ट्रांग इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारे दिल में डर या कावर्डिस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चू लिन ने ब्लडी स्टोन को देखते हुए सोचा, अगर मैं अभी इस स्पेस से बाहर गया तो हो सकता है कि दुश्मन बाहर मेरा वेट कर रहे हों। यहां रहकर प्रैक्टिस करना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना और एनर्जी साइफन के कूल डाउन टाइम का वेट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तभी मेरी सेफ्टी की गारंटी होगी। छू लिन ने थोड़ा सोचा और फिर वहीं बैठ गया। सबसे पहले उसे अपने उस आर्मर को फिक्स करना था, जिसने कई बार उसके लिए भारी अटैक्स झेले थे। चू लिन ने अपना हाथ उठाया और अपना वो टूटा फूटा आर्मर बाहर निकाला। उसके चेस्ट वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। उसके पास मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। टियानक्वान कॉन्गजियांग, हर तरह के एग्जॉटिक जानवरों के मटेरियल्स और ली युबाई की वो फेंकी हुई आधी टूटी तलवार। मेल्ट! चू लिन ने उंगली से इशारा किया। उसके जीन पैनल ने जीन एक्सट्रैक्शन ओपन किया और उन सारे मटेरियल्स का सारा एसेंस बाहर निकाल लिया। सिर्फ ली युबाई की वो तलवार ही जीन एक्सट्रैक्शन के सामने काफी देर तक टिक पाई। आखिरकार वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी और उसका ब्लेड पिघल गया। थोड़े ही टाइम में वो सब एक ब्लू लिक्विड मटेरियल में बदल गया। कोएगुलेट! वो आर्मर दोबारा जुड़ने लगा। कंजेनिटल मीटिंग से कलेक्ट किया हुआ सारा टियानक्वान कंजील्ड स्लरी एक ही बार में यूज हो गया। आर्मर पूरी तरह से शाइन कर रहा था और उसके शेल से ग्रीन लाइट निकल रही थी। चू लिन ने उस आर्मर के शेल पर हल्के से नॉक किया, जिससे एक बहुत ही सॉलिड और स्टेडी फील आ रही थी। बस अफसोस की बात है कि इसका कलर थोड़ा अजीब है। चू लिन ने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें ग्रीन शैडो आर्मर बुलाऊंगा। छू लिन ने वो आर्मर पहन लिया। इस इक्विपमेंट में अब रेड ड्रैगन रॉबरी वाली बात बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। 10 दिन बाद चू लिन अपने हाथ में टियानक्वान क्रिस्टल पकड़े हुए उस स्केलेटन के ठीक सामने बैठा था। जैसे जैसे चू लिन उस क्रिस्टल को डाइजेस्ट कर रहा था, उसकी प्रैक्टिस खत्म होने वाली थी। ये बहुत अफसोस की बात है कि मिडिल टियानक्वान स्टेट तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। छू लिन ने एक सांस छोड़ी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इतने सारे वॉरियर्स अर्ली टियानक्वान स्टेट में ही अटके रह जाते हैं। उसने तो सीधा एक मुट्ठी के साइज जितना बड़ा टियानक्वान क्रिस्टल अब्जॉर्ब कर लिया था, फिर भी सिर्फ थोड़ी सी ही प्रोग्रेस हुई थी। चू लिन आराम से खड़ा हुआ और उस स्क्वायर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो गया। उसके सामने बैठे उस स्केलेटन से एक हल्की सी आवाज आई। उसके माथे पर एक दरार खुल गई और वहां से एक अजीब सा ग्रे धुआं बाहर निकलने लगा। छू लिन ने उसे सूंघा और अचानक उसे एक खतरे का एहसास हुआ। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई और उसका दिमाग थोड़ा पैरालाइज सा फील होने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसकी बॉडी के अंदर घुस गई हो। चू लिन की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं और उसके चेहरे पर बार बार दर्द झलक रहा था। वो ग्रे धुआं सीधे चू लिन के सिर की तरफ बढ़ा। अपनी बॉडी पर कंट्रोल खोने और किसी और के इन्वेड करने की इस फीलिंग से चू लिन का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी पिछली लाइफ में वो 10 सालों तक ऑनलाइन नॉवेल्स का फैन रहा था। अचानक उसे समझ आया कि ये सिचुएशन तो बॉडी पर कब्जा करने वाली है। वो रेमनेंट सोल उन हड्डियों में छुपकर मौके का इंतजार कर रही थी। और अब जब छू लिन वहां से जाने वाला था तो उसने खुद पहल करके छू लिन की बॉडी पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। वो ग्रे धुआं किसी हरिकेन की तरह था, जहां से भी गुजरता सब कुछ तहस नहस कर देता। चू लिन के माइंड को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बार बार चेनसॉ से काट रहा हो। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर था। वो मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। चू लिन हैरान था कि 8000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने के बाद भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो डार्क ग्रे हरिकेन चू लिन के सी ऑफ नॉलेज में तबाही मचा रहा था। वो हरिकेन बहुत ही स्ट्रांग था। अगर चू लिन की विल सिकुड़कर जीन पैनल में नहीं छुपती तो वो कब का इस तबाही का शिकार होकर टूट चुकी होती। जीन पैनल की वजह से उसने खुद को एक आखिरी कोने में बचाए रखा और अपने सी ऑफ नॉलेज में उस हरिकेन को देखता रहा। मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ की पावर दूंगा। उस हरिकेन ने चू लिन पर कई बार अटैक किया, लेकिन जीन पैनल की मिस्टीरियस पावर ने उसे ब्लॉक कर दिया। उस हरिकेन के अंदर से एक ठंडी और एरोगेंट दहाड़ सुनाई दी, लेकिन चू लिन ने उसकी उस आवाज में छुपी कमजोरी को पकड़ लिया। बुढ़े, बाहर निकल यहां से। चू लिन को गुस्सा आ गया। मेरी टेरिटरी में घुसकर इतना एरोगेंट होने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास इतनी कमाल की चीज है, अफसोस की बात है कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे अपनी बॉडी दे दो, फिर मैं तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दूंगा। उस हरिकेन से वो डरावनी आवाज दोबारा आई। वो तूफान अचानक और भी इंटेंस हो गया और सब कुछ तबाह कर देने वाली मोमेंटम के साथ जीन पैनल की तरफ बढ़ने लगा। चू लिन इसे हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता था। उसके डीमन टच में उस ग्रे धुएं की वाइटैलिटी खतरे में दिख रही थी। लेकिन दुश्मन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चू लिन से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो सिर्फ जीन पैनल में ही छिपा रह सकता था और मूव नहीं कर सकता था। खटाक की आवाज आई। वो हरिकेन जीन पैनल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका चारों तरफ फैल गया, जिससे चू लिन हैरान रह गया और उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। एनर्जी साइफन। चू लिन के सी ऑफ नॉलेज में एक ग्रे ब्राउन वर्लपूल बन गया। चू लिन के सी ऑफ नॉलेज का मलबा और उस ग्रे धुएं की स्पिरिचुअल पावर दोनों एक साथ वैनिशिंग सोर्स में अब्जॉर्ब होने लगे। क्या? वो अनजान हस्ती पैनिक कर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया की अजीब चीजों का ऐसा मैजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। वो हरिकेन इतना शार्प और पावरफुल था कि उसने एनर्जी साइफन को रेजिस्ट कर लिया। चू लिन ने एनर्जी साइफन को मैक्सिमम पर नहीं बढ़ाया, वरना उसकी बहुत सारी मेंटल पावर खत्म हो जाती। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कमी के चलते वो उस स्क्वायर में बेहोश हो सकता था, इसलिए दोनों तरफ से कुछ देर के लिए एक स्टैंड ऑफ बन गया। लड़के, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद आ गई। रेजिस्ट मत करो, वरना मैं तुम्हारी स्पिरिट को निगल जाऊंगा। उस हरिकेन के अंदर से उसकी गुस्से भरी आवाज आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू लिन का रेजिस्टेंस इतना फियर्स होगा। चू लिन ने ठंडी सांस छोड़ी। चाहे वो स्क्वायर में बेहोश ही क्यों ना हो जाए, वो इस बुढ़े को कामयाब नहीं होने देगा। एनर्जी साइफन, इसे खींच लो। चू लिन ने अपना माइंड बना लिया और एनर्जी साइफन का अट्रैक्शन अचानक बहुत बढ़ गया। वो हरिकेन और चू लिन का सी ऑफ नॉलेज दोनों एक साथ साइफन होने लगे। उस तूफान के सामने दुश्मन की स्पिरिट धीरे धीरे फेड होने लगी। वो धुआं फ्लिकर कर रहा था, कभी इकट्ठा होता तो कभी बिखर जाता। लेकिन चू लिन उस ग्रे धुएं का असली चेहरा देख सकता था। वो उसी स्केलेटन का चेहरा था जो स्क्वायर में बैठा था। मुझे पता था ये वही है, चू लिन ने मन ही मन उसे गाली दी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा बुढ़ा उसे इन्वेड करेगा जो ना जाने कब से मरा पड़ा था। और वो लगभग कामयाब भी हो गया था। उस ग्रे धुएं से बनी परछाई अब बहुत वीक हो चुकी थी और वो धुआं किसी भी पल टूटकर बिखर सकता था। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था और वो अपने सिर के ऊपर लगातार बड़े हो रहे उस वर्लपूल को देख रहा था। लड़के, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे पास सच में बहुत स्किल्स हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए एक ब्लड ओथ ले सकते हैं। वो ग्रे धुआं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन पोटेंशियल है और मेरे पास पूरे यूनिवर्स में घूमने का एक्सपीरियंस है। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो इस दुनिया में हमें कोई हरा नहीं पाएगा। हा हा। चू लिन मजाक उड़ाते हुए हंसा। क्या ये ग्रे धुआं उसका गोल्डन फिंगर दादाजी बनना चाहता है? अफसोस कि सामने वाले ने चू लिन पर बहुत बुरा इंप्रेशन डाला था। ऐसे बुढ़े दादाजी के आसपास होने से चू लिन कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। एनर्जी साइफन के लगातार चलते रहने से चू लिन की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वीक होने लगी। वैनिशिंग पावर को इकट्ठा करने के लिए सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन कुछ ज्यादा ही ओवरबेरिंग था, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के थे। ना सिर्फ वो ग्रे धुआं सप्रेस हो गया था, बल्कि जीन पैनल पर वैनिशिंग पावर के पॉइंट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। चू लिन को ऐसे धोखेबाज दादाजी की कोई जरूरत नहीं थी। उसने उस ग्रे धुएं को कोई भी मौका ना देने का फैसला कर लिया था।
सी ऑफ नॉलेज में चू लिन की स्पिरिचुअल बॉडी ने उस ग्रे धुएं की तरफ इशारा किया और एक सिल्वर व्हाइट बीम ने अचानक पूरे सी ऑफ नॉलेज को रोशन कर दिया। ये क्या बकवास है? उस ग्रे धुएं के चेहरे पर पैनिक छा गया। वो इतना वीक हो चुका था कि चू लिन के सी ऑफ नॉलेज से एस्केप नहीं कर सकता था। शुआ। वो ग्रे धुआं तुरंत वैनिशिंग थंडर के आर पार हो गया और एक धमाके के साथ बिखरकर गायब हो गया। वैनिशिंग थंडर का बचा हुआ पोटेंशियल कम नहीं हुआ और वो सीधे चू लिन के सी ऑफ नॉलेज में जा घुसा। आर्ग। चू लिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ गई, जिससे उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। उस मिस्टीरियस दुश्मन को हराने के लिए उसने पहले एनर्जी साइफन का इस्तेमाल करके अपने खुद के सी ऑफ नॉलेज को हर्ट किया था और फिर वैनिशिंग थंडर के अटैक से खुद को चोट पहुंचाई थी। भले ही वो रुकना चाहता था, पर उसे पहले ही बहुत भारी मेंटल इंजरी हो चुकी थी। उल्टी की आवाज आई। चू लिन के मुंह से खून बाहर निकल आया। उसने जल्दी से हार्ट ट्री क्रिस्टल निकाला और उसे खा लिया। ये स्पिरिट को हील और प्रमोट करने वाला एक बेशकीमती खजाना था, जिसकी उसे इसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिर के उस भयानक दर्द के बीच उसके माइंड में धीरे धीरे एक ठंडी फीलिंग आने लगी। हार्ट ट्री क्रिस्टल अपना असर दिखा रहा था। वो दर्द जल्दी ही हील हो गया और आराम देने वाली वो ठंडी फीलिंग लगातार बनी रही। चू लिन अपनी स्पिरिट में एक नई एनर्जी के साथ उठ बैठा। हार्ट ट्री स्टार्स के सबसे फेमस ट्रेजर्स में से एक है। इसका ये कमाल का इफेक्ट सच में इसके नाम को सही साबित कर रहा था। उसका सी ऑफ नॉलेज धीरे धीरे शांत हो गया। फिर सी ऑफ नॉलेज में एक साफ और मीठी सी आवाज गूंजी। जहां जहां से वो आवाज गुजरी, चू लिन की कॉन्शियसनेस तेजी से बढ़ने लगी। एक के बाद एक लहरें ऊपर उठ रही थीं। जीन पैनल पर चू लिन की मेंटल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही थी। 8156, 8500, 9000, 10,000 पॉइंट्स का मार्क पार करने के बाद मेंटल स्ट्रेंथ की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगी और आखिर में वो 12,100 पॉइंट से ज्यादा पर जाकर रुक गई। अब उसका ग्रोथ रेट काफी कम हो चुका था। ये हार्ट ट्री सच में कमाल है। चू लिन का चेहरा खुशी से खिल उठा। मेडिसिन हॉल की वो लड़ाई सच में वर्थ इट थी। एक हार्ट ट्री क्रिस्टल ने ना सिर्फ उसकी मेंटल इंजरी को हील कर दिया था, बल्कि चू लिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी बहुत बढ़ा दिया था। अब वो मिडिल टिएनक्वान स्टेट से ज्यादा दूर नहीं था। चू लिन की अकड़ी हुई बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। हार्ट गॉड ट्री का स्पिरिचुअल नरिशमेंट बहुत ही कंफर्टेबल था। चू लिन की स्पिरिट अब पहले से भी ज्यादा शानदार लग रही थी। हुआ आवाज के साथ स्पिरिट बाहर की तरफ फैली और पूरा स्क्वायर हल्के से कांप उठा। चू लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी, जिससे उसकी फाइटिंग पावर में भी जबरदस्त उछाल आया था। खास तौर पर चू लिन ने अपनी एक उंगली उठाई और उसके पोरों पर अनाहिलेशन की थोड़ी सी पावर दिखाई दी। ये पावर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये न सिर्फ किसी भी फिजिकल चीज को तबाह कर सकती थी, बल्कि इसकी वैनिशिंग फोर्स स्पिरिचुअल पावर को भी मिटा सकती थी। इस तरह का बदलाव एनर्जी साइफन के बहुत सारी मेंटल पावर अब्जॉर्ब करने के बाद ही मुमकिन हुआ था। अब जैसे जैसे चू लिन की मेंटल पावर बढ़ेगी, स्पिरिट बॉडी को होने वाला डैमेज भी बढ़ता जाएगा। चू लिन का दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में अभी भी हल्का सा डर बाकी था। दूसरों की बॉडी पर कब्जा करके उसे अपने लिए इस्तेमाल करना सच में बहुत खतरनाक तरीका था। अगर चू लिन के पास जीन पैनल और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं होता, तो उसकी स्पिरिट वहीं टूट जाती और सामने वाला उसे बुरी तरह हरा देता। चू लिन ने धड़कते दिल से सामने पड़ी हड्डियों को देखा। ये आदमी सच में कोई अच्छी चीज नहीं था। हड्डियों की स्पिरिचुअल बॉडी के टूटते ही उसके टुकड़े चू लिन के कॉन्शियसनेस ऑफ द सी में अब्जॉर्ब हो गए। इससे चू लिन को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरीज मिल गईं। मेमोरीज के टुकड़े बहुत बिखरे हुए थे और उनमें से काफी कुछ गायब भी था। ऐसा लग रहा था कि सालों तक इंतजार करने और फिर चू लिन के एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस में इसका एक बड़ा हिस्सा खो गया था। उस कंकाल के मालिक की मेमोरीज चू लिन के दिमाग में घूमी और उसने ब्लड स्टार के अंडरग्राउंड वर्ल्ड की शानदार दुनिया देखी। अंडरग्राउंड किंग स्पेशल मीन्स में बहुत माहिर था। अंडरग्राउंड पैलेस के सारे स्पेस वेस्टलैंड्स उसी की देन थे। चू लिन को एक मेहनती डॉक्टर भी दिखा। उसने मार्शल आर्ट्स के जरिए टाओइज्म में कदम रखा था और फिर स्टार मेडिसिन की तरफ मुड़ गया। मेन हॉल में रखे वो जानवरों के सिर और इंसानी मॉन्स्टर्स सब उसी का काम थे। बुढ़ापे में जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत नजदीक है, तो उसने ये पूरा जाल बिछाया। जो कोई भी ब्लडी स्टोन उठाता, वही उसकी बॉडी कैप्चर करने का टारगेट बन जाता। अंडरग्राउंड पैलेस के मालिक ने रास्ते में इतनी सारी रुकावटें इसलिए लगाई थीं ताकि वो अपने स्पिरिचुअल रिमेन्स को बचा सके और अपनी अगली बॉडी के लिए एक बेहतरीन इंसान चुन सके। चू लिन धीरे से हंसा। अगर उस वक्त ली यूबाई नाम की उस औरत का शरीर छीना गया होता और इस भले आदमी को मजबूरी में औरत बनना पड़ता, तो बड़ा मजा आता। या चू लिन को एक और जरूरी बात पता चली। वहां सिर्फ एक ब्लडी स्टोन नहीं, बल्कि 5 ब्लडी स्टोन्स थे। उन 5 ब्लडी स्टोन्स को एक साथ इस्तेमाल करके ही आखिरी एंशिएंट ट्रेजर खोला जा सकता था। क्या 4 और ब्लडी स्टोन्स भी हैं? चू लिन ने एक गहरी सांस ली। अगर वो एंशिएंट ट्रेजर सच में इतना बढ़िया था, तो पक्का वो अनगिनत ब्लडी फाइटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। सारे डेड ब्लड डीमंस उस ब्लडी स्टोन को पाने की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास ब्लडी स्टोन है, तो चू लिन के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।
छू लिन ने मुस्कुराते हुए सोचा। स्क्वायर में आने से पहले भी वो बिग प्रिंस और वू जेन से नहीं डरता था। अब तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर वो उनसे लड़ेगा तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अंडरग्राउंड पैलेस के इस मालिक ने तो सच में सही वक्त पर मेरी मदद कर दी। स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट्स के मजाक के साथ चू लिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। अंडरग्राउंड पैलेस का मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसके पास मेडिकल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जबरदस्त नॉलेज थी। छू लिन के लिए ये गोल्डन टाउ जुए से कहीं ज्यादा जरूरी था। अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। चू लिन ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक और दिन स्क्वायर में प्रैक्टिस की। एनर्जी साइफन का कूलिंग पूरा होने के बाद चू लिन ने धीरे से ब्लडी स्टोन को दबाया। अगले ही पल स्पेस की एक वेव ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्क्वायर में उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। हुआ लेशी की तरह ही एक बार फिर से उस कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे से गुजरने के बाद जब उसे अपने सामने रोशनी दिखाई दी तो छू लिन ने तुरंत ग्रीन शैडो आर्मर पहन लिया। उसके शरीर से अचानक जबरदस्त जेनेटिक एनर्जी बाहर निकली। ऑरिजिन लॉ तुरंत एक्टिवेट हो गया, पर कोई भी अटैक उससे नहीं टकराया। क्या ये वो जगह नहीं है? छू लिन ने अपने चारों तरफ देखा। हॉल में होने की बजाय वो एक खोखली घाटी में खड़ा था। आसमान ग्रे रंग का था, बिल्कुल अंडरग्राउंड पैलेस वाले इलाके की तरह। चू लिन ने दूर तक नजर दौड़ाई और उसे बादलों के नीचे अंडरग्राउंड पैलेस की पूरी बस्ती दिखाई दी। ये सच में कमाल है। ब्लडी स्टोन के पास स्पेस कन्वर्शन की पावर थी। स्पेस ट्रांसफर ट्रिगर करने के लिए बस इसे हल्का सा एक्साइट करने की जरूरत होती थी। अगर फ्यूचर में कोई भी परेशानी आई तो छुपने और बचने के लिए ब्लडी स्टोन का सहारा लेना सबसे बढ़िया रहेगा। छू लिन जितना इस बारे में सोचता उसकी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाती और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। ब्लडी स्टोन असल में ऐसे मैजिकल इफेक्ट्स भी दिखा सकता था। ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड पैलेस के सारे लोग जा चुके हैं। चू लिन एक पहाड़ की ढलान पर चढ़ गया जहां से पूरा अंडरग्राउंड पैलेस साफ दिखाई दे रहा था। चलो पहले सिटी ऑफ स्टील वापस चलते हैं और देखते हैं कि जुआंग होंग और बाकी लोगों का क्या हाल है। छू लिन ने थोड़ा सोचा। स्टार डीमन पैलेस के उन चारों लोगों ने रास्ते में उसकी थोड़ी मदद की थी। इन्फॉर्मेशन से लेकर रहने खाने के खर्चे तक उन्होंने उसका ख्याल रखा था। छू लिन नहीं चाहता था कि वो लोग किसी मुसीबत में फंसें। ऑमिनस श्वान स्टार का बिग प्रिंस बहुत ही गुस्सैल और जालिम इंसान था। अगर उसे चू लिन नहीं मिला तो बहुत मुमकिन था कि वो जुआंग होंग और उसके साथियों को परेशान करे। चू लिन अच्छे से जानता था कि डेड ब्लड डीमंस के लिए एंशिएंट ट्रेजर्स कितने जरूरी थे। वो लोग किसी भी कीमत पर ब्लडी स्टोन हासिल करने के लिए दूसरे तरीके जरूर आजमाएंगे। छू लिन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उम्मीद की कि वो लोग बेकसूर लोगों के जरिए उस पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना वो बिग प्रिंस को जिंदगी भर के लिए ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। हुश! छू लिन तेजी से आगे बढ़ा और उस सुनसान मैदान को पार कर गया। सिटी ऑफ स्टील में अभी भी काफी भीड़भाड़ थी। ये सुनसान शहर अब लोगों से भरा हुआ था और काफी पॉपुलर हो गया था। बस इतना था कि जो वॉरियर्स लंबे समय से सिटी ऑफ स्टील की रखवाली कर रहे थे वो उन कई सौ मीटर्स ऊंची इमारतों को देखकर एक ठंडी सांस छोड़ते थे। एक समय था जब यहां रेड सन स्टार, स्टारफिश और कॉन्जेनिटल सोसाइटी जैसी ताकतों का कब्जा था। लेकिन अब ये सब एक एक करके पीछे हटने को मजबूर थे क्योंकि यहां उनसे भी ज्यादा ताकतवर और खुखार लोग आ चुके थे। ऑमिनस श्वांग सिंह। बहुत सारे डेड ब्लड डीमंस में से ये सबसे खतरनाक थे। वो वॉरियर्स की पूरी फौज बनाकर दूसरे प्लैनेट्स पर हमला कर सकते थे और वहां के मटीरियल और लोगों को अपने फायदे के लिए लूट सकते थे। ऑमिनस स्वान स्टार के आने के बाद पावर का वो कमजोर सा बैलेंस पूरी तरह से टूट गया था। जब बिग प्रिंस ने एक ऊंची इमारत पर खड़े होकर सबके सामने अपनी एंट्री मारी तो अनगिनत लोग बुरी तरह डर गए थे। उफ! आज के हालात के बारे में सोचकर कुछ लोग आपस में बात किए बिना नहीं रह पाए। रेड सन स्टार और स्काई सी स्टार, जिन लोगों ने कभी चू लिन से दोस्ती की थी, उन सबको ऑमिनस स्वान स्टार के बिग प्रिंस ने बंदी बना लिया है। सुनने में आया है कि चू लिन को वो लेजेंडरी ब्लडी स्टोन मिल गया है। चू लिन को बाहर निकालने के लिए सिंह स्वान सिंह वाले सच में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और तो और चू लिन कोई बेवकूफ नहीं है। अगर मुझे ब्लडी स्टोन मिला होता तो मैं कब का सिटी ऑफ स्टील छोड़कर भाग गया होता। शायद उसे ब्लैक फैल्कन और बाकी लोगों पर तरस आ गया हो और उसे डर हो कि कहीं ऑमिनस स्वान सिंह के वो जालिम लोग उनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि सिटी ऑफ स्टील का ये स्ट्रांग होल्ड सेफ नहीं रहेगा। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। भीड़ की फुसफुसाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी नजरें बार बार उस बिल्डिंग की छत पर जा रही थीं। वहां एक बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा रखा था जिसमें दर्जनों खून से सनी आंखों वाले और गुस्से से भरे इंसान कैद थे। उनके बिल्कुल आगे पर्पल मून, ब्लैक फैल्कन और एलवी टियानली साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों बहुत उदास लग रहे थे और फियर्स च्वान स्टार के लोगों को घूर रहे थे। उनकी आंखों में नफरत और खून सवार था। अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर उन्होंने इन लोगों को जानवरों की तरह पिंजरे में डाल दिया था और बीच बीच में सड़कों पर उनकी नुमाइश भी करते थे। पिंजरे के बाहर ऑमिनस स्क्वान स्टार का एक आदमी खड़ा था। उनमें से एक लोहे की ऊंची कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और मजाक का भाव था। वो बिग प्रिंस नहीं था, बल्कि लेटर पीरियड ऑफ टियानक्वान स्टेट का एक ताकतवर इंसान था जिसने मेडिसिन हॉल में चू लिन के साथ हार्ट ट्री को लूटने की कोशिश की थी।
इस आदमी का नाम जो डाओ था। बिग प्रिंस उस पर बहुत भरोसा करता था। छू लिन के हाथों मिली हार से वो बहुत नफरत करता था। ये सारा ड्रामा उसी के आइडिया देने के बाद शुरू किया गया था। उसने बड़ी तेजी से उन लोगों को कंट्रोल में कर लिया था जो छू लिन के दोस्त थे। लेकिन अफसोस की बात थी कि 4 लोग मेन हॉल से पहले ही निकल गए थे और जो डाओ को काफी समय तक इस बात का पता ही नहीं चला। पिछले आधे महीने में जो डाओ ने ब्लैक फैल्कन को बेइज्जत करने और टॉर्चर करने की पूरी कोशिश की ताकि वो चू लिन को अंधेरे से बाहर निकाल सके। लेकिन आधा महीना बीत जाने के बाद भी छू लिन की परछाई तक नहीं दिखी, जिससे जाहिर तौर पर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। छू लिन भी बड़ा चालाक बंदा है। खुद तो अंधेरे में छुपकर ट्रेजर्स बटोर रहा है और तुम दोस्तों को यहां मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों के साथ सच में बहुत बुरा हुआ है बेचारों। जो डाओ ने एक मनहूस सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें लोगों के बीच घूम रही थीं ताकि वो कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जो डाओ ने अपना टीकप उठाया और उसकी चुस्की ली। वो खौफनाक तरीके से हंसा। मेरे इस जुल्म के लिए मुझे दोष मत देना। अगर किसी को कोसना ही है तो छू लिन को कोसो। उसी की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। हा कुत्ते, अगर मैं बाहर निकला तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। ब्लैक फैल्कन गुस्से से पागल हो रहा था और बहुत खूंखार लग रहा था। जोडाओ धीरे से मुस्कुराया और उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। लगता है इस आधे महीने में मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी बरत ली है। तुम सब में अभी भी बहुत गर्मी बाकी है। जो डाओ अचानक खड़ा हुआ, अपनी उंगलियां मोड़ी और कई फ्लाइंग नीडल्स हवा में छोड़ दीं। शुआ आह! ब्लैक फैल्कन के पीछे खड़े 5-6 लोगों के शरीर में वो फ्लाइंग नीडल्स घुस गईं। वो फ्लाइंग नीडल्स पूरी तरह से अंदर नहीं घुसी थीं, बस उनके छेदों से खून की धार बहने लगी। दर्द से भरी चीखें पूरे लोहे के पिंजरे में गूंज उठीं। ब्लैक फैल्कन की आंखें गुस्से से फटने वाली हो रही थीं। उसने पिंजरे की रेलिंग को बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसके कानों में पड़ रही चीखें उसके दिल को चीर रही थीं। वो उसके भाई थे। इसके ऊपर से गाओ क्यांग के खुखार तरीके अपने साथ वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। स्क्वायर के एक कोने में टेंट के अंदर बैठे एक आदमी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और वो उस लोहे की कुर्सी पर बैठे आदमी को पीटने के लिए तुरंत बाहर भागने वाला था, लेकिन उसे अपने हाथ ढीले करने पड़े। वो जो डाओ को हरा नहीं सकता था। ये आदमी इकलौता था जो बचकर भाग निकला था। उस वक्त एलवी टियानली ने उसे भागने का मौका दिया था। सिटी ऑफ स्टील की टीम में सिर्फ वो और रेड सन स्टार के कुछ छोटे भाई ही बच पाए थे। बड़े भाई, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। रेड सन स्टार के मेंबर्स ने टियान हाओयुआन को धीमी आवाज में याद दिलाया। उन्हें डर था कि टियान हाओक्योंग कहीं गुस्से में आकर अपनी जान गंवाने न चला जाए। टियान हाओक्योंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब आज का ये तमाशा खत्म हो जाएगा तो मैं सिटी ऑफ स्टील छोड़कर चला जाऊंगा और लेटर पीरियड ऑफ टियानक्वान स्टेट में ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश करूंगा। टियान हाओक्योंग का शरीर हल्का सा कांप रहा था, उसकी आंखें नम थीं और उसकी भारी आवाज में एक पक्का इरादा झलक रहा था। अगर वो लेट स्टेज ऑफ टियानक्वान स्टेट में होता तो अकारी स्टार उस पर ज्यादा ध्यान देता। तब सिर्फ कुछ फेक टियानक्वान और अर्ली डेज ऑफ टियानक्वान स्टेट वाले ही नहीं होते। उस वक्त शायद उसी के लेवल के लोग भी उसके साथ ब्लडी अरीना में आते। आखिरकार हर लेटर स्टेज ऑफ टियानक्वान स्टेट फ्यूचर में श्वानजिंग में वापस लौटने का एक बीज होता है जिसे इतनी आसानी से खोया नहीं जा सकता। टियान हाओक्योंग को ब्लडी अरीना के रूल्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए थे। कमजोरों को मारो और ताकतवर बनो, जीतने वाले को ही सब कुछ मिलता है। अगर वो और एलवी टियानली दोनों लेट टियानक्वान स्टेट में होते तो रेड सन स्टार और स्काई सी स्टार के लोग भला पिंजरे में कैसे हो सकते थे। जो डाओ की आंखों में अंधेरा सा छा गया और उसने चारों तरफ देखा। जिस किसी की भी उससे आंख मिली उसने अजीब तरीके से अपनी नजरें चुरा लीं। उसके होठों के कोने पर एक खौफनाक सी मुस्कान आ गई। उसे ये फीलिंग बहुत बढ़िया लग रही थी, जिससे उसे ओमिनस स्वान स्टार के उस ऊंचे सिंहासन की याद आ गई। ब्लैक फैल्कन, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। आज शाम से सूरज डूबने से पहले तक मैं हर रोज एक आदमी को मारूंगा, जब तक कि तुम नहीं मर जाते या फिर छू लिन सामने नहीं आ जाता। जो डाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर छू लिन बिल्कुल नहीं आया तो तुम सब इसी लोहे के पिंजरे में अपना सुइसाइड नोट लिखोगे। जो डाओ, तू शैतान है। ब्लैक फैल्कन के चेहरे पर एक ही वक्त में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। चू लिन हमारा बदला जरूर लेगा, पर्पल मून ने बिना डरे अपने होंठ भींचते हुए कहा। जो डाओ की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई और वो ब्लैक फैल्कन को जान से मारने वाली नजरों से देखने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारी मौत अब पक्की है। जो डाओ ने अपनी लंबी आस्तीन हवा में लहराई और उसके अंदर से जबरदस्त जीन एनर्जी बाहर निकली। सैकड़ों फ्लाइंग नीडल्स हवा में घूमी और एक बजिंग की आवाज के साथ पिंजरे में बंद ब्लैक फैल्कन की तरफ निशाना साध लिया। वो फ्लाइंग नीडल्स किसी बैल के बाल जितनी पतली थीं, लेकिन उनके ऊपर मौजूद जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशन देखकर मिड टर्म टियानक्वान स्टेट वाले एलवी टियानली भी थोड़े हैरान रह गए। ये पावर सीधे जान लेने वाली थी। हा कमीने, अगर मैं मरा तो तू भी मरेगा। ब्लैक फैल्कन बहुत ही निडर और बहादुरी से हंसने लगा। हुश! वो फ्लाइंग नीडल्स तेजी से आगे बढ़ीं और पलक झपकते ही ब्लैक फैल्कन तक पहुंच गईं। जब सबको लगा कि फैल्कन का शरीर अब छलनी हो जाएगा, तभी अचानक एक बहुत बड़ा हाथ लोहे के पिंजरे के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। डिंग डिंग डिंग!
धातुओं के टकराने की आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक सारी फ्लाइंग नीडल्स छिटककर जमीन पर गिर गईं और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। ये हाथ जैसे हवा से ही बन गया था। क्या ये छू लिन को जानने वाले अनगिनत लोग हैरान रह गए कि वो आ गया था। हवा में कदम रखते हुए एक जानी पहचानी परछाई धीरे धीरे सामने आई, जो सुनहरी उंगलियों पर खड़ी थी। उस शोर शराबे वाले स्क्वायर में सब लोग अचानक शांत हो गए और अपनी उंगलियों पर हल्के से कदम रखने वाले उस इंसान को देखने लगे। हर कोई पूरी तरह से शॉक्ड था। ब्लैक फैल्कन, पर्पल मून, टियान हाओक्योंग, एलवी टियानली और बाकी सब लोग बस सीधे उसे घूरते रह गए। वो सोच भी कैसे सकते थे कि छू लिन सच में यहां आ जाएगा। छू लिन? रेलिंग को पकड़ने वाली ब्लैक फैल्कन की हथेली हल्की सी कांपी और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अंडरग्राउंड पैलेस के रास्ते में उन्होंने चू लिन की जितनी मदद की थी, उससे कहीं ज्यादा चू लिन ने उनकी मदद की थी। चू लिन ने तो ब्लडी स्टोन्स भी इकट्ठा कर लिए होंगे, बल्कि सच तो ये था कि वो पूरे रास्ते चू लिन के पीछे पीछे चले थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स बटोरे थे जो आम दिनों में मिलना नामुमकिन था। चू लिन आधे महीने से ज्यादा वक्त तक सामने नहीं आया, फिर भी उनके मन में उसके लिए कोई भी शिकायत या नफरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो बस थोड़े से निराश थे। ऑमिनस स्वान स्टार बहुत ताकतवर था और उनके सामने आने की हिम्मत न करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। अगर कोई सामने आ भी जाता तो पक्का कोई बड़ी मुसीबत ही खड़ी होती और वो उन्हें बचा भी नहीं पाता। हालांकि वो सब बहुत शुक्रगुजार थे, लेकिन छू लिन को सच में यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। पिछले आधे महीने से ब्लैक फैल्कन का जो गुस्से वाला चेहरा जरा भी नहीं बदला था, वो अब थोड़ा नरम पड़ गया था और उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने छू लिन का ये एहसान मान लिया था। आज चाहे वो जिंदा रहे या मरे, वो छू लिन का ये कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। पर्पल मून की आंखों में आंसू छलक आए और उसने धीरे से कहा, चू लिन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फ्यू। चू लिन के अचानक आ जाने से ऑमिनस स्वान स्टार के सारे लोगों का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। छुपे हुए स्ट्रांगमैन एक के बाद एक बाहर निकलने लगे और लोहे के पिंजरे को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से हर एक के अंदर खतरनाक जीन एनर्जी कूट कूट कर भरी थी। वो छू लिन को एक मौके और पूरी सावधानी के साथ घूर रहे थे, लेकिन चू लिन ने इन फियर्स स्वान स्टार वालों को कोई भाव नहीं दिया। उसने अपने हाथ भींचे और पिंजरे के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा सुनहरा हाथ बन गया। स्क्वीक। उस सुनहरे हाथ के दबाव से लोहे के पिंजरे से चरमराने की जबरदस्त आवाज आई और पिंजरे के किनारों पर हल्की सी रोशनी चमकने लगी। जाहिर था कि यह पिंजरा किसी आम चीज से नहीं बना था। वो रोशनी बहुत तेज हो रही थी। वो जिन टाओ के हाथ के प्रेशर को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही सेकंड्स में वो अचानक टूटकर बिखर गया। पिंजरा तोड़ने के बाद छू लिन की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने जोडाओ की तरफ देखा और कहा, कहाँ है तुम्हारा बिग प्रिंस? उसे बाहर निकालो। छू लिन ने शुरू से लेकर आखिर तक जोडाओ की तरफ ढंग से देखा तक नहीं, जैसे कि वो बस कोई घास फूस हो या सड़क किनारे पड़ा कोई कचरा। चू लिन का ये एरोगेंस देखकर जोडाओ का चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगा। अपने भाइयों और दोस्तों के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। हा, मुझे भी रोना आ रहा है, जोडाओ ने एक खौफनाक सी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था। खैर, इस दिखावे की भी एक कीमत होती है। अब जब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने की जल्दी मत करना। चू लिन ने नाक भौं सिकोड़ी और पिंजरे से बाहर निकलते ब्लैक फैल्कन की तरफ पलटकर देखा। तुम सब ठीक तो हो? भाई छू लिन, इस बार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक फैल्कन ने सच्चे मन से हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उसकी आंखों में जो इज्जत और एहसानमंदी थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जियोए और एलवी टियानली भी काफी हैरान लग रहे थे। छू लिन का इस तरह से आना उनकी सोच से बिल्कुल परे था। वो अच्छे से जानते थे कि छू लिन कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा था। तुम्हारे गायब होने के बाद ज्वांगहोंग के लोगों में से कोई भी यहां नजर नहीं आया। शायद उन्हें ऑमिनस स्वान स्टार के खतरे का एहसास हो गया था और वो चुपचाप यहां से निकल गए। ब्लैक फैल्कन की बात सुनकर चू लिन को थोड़ी राहत मिली। जब तक वो फियर्स स्वान स्टार वालों के हाथ नहीं लगे थे, तब तक ये अच्छी बात थी। फेक टियानक्वान की ताकत के साथ वो एक्सप्लोरेशन तो नहीं कर सकते थे, पर कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकते थे। उनका यहां से चले जाना ही सही था। ब्लैक फैल्कन ने छू लिन के कान के पास आकर भारी आवाज में कहा, भाई छू लिन, तुमने जो किया हम उससे बहुत खुश हैं, पर ये फियर्स स्वान स्टार कोई मामूली दुश्मन नहीं है। हम तुम्हारे लिए इनसे लड़ेंगे। तुम मौका देखकर जल्दी से यहां से निकल जाना। भविष्य में हमारा बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। चू लिन धीरे से मुस्कुराया। अब जब मैं सामने आ ही गया हूं तो जाहिर है कि मेरे पास कोई प्लान होगा। तुम लोग जल्दी से यहां से निकलो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद चू लिन धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल आया। उसने फियर्स स्वान स्टार के लोगों पर नजर दौड़ाई, पर उसे बिग प्रिंस कहीं नजर नहीं आया। फिर उसने गुस्से से एक ठंडी सांस छोड़ी। जो डाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ढूंढो मत, बिग प्रिंस यहां नहीं है। अभी यहां का इंचार्ज मैं हूं। ओह, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिग प्रिंस के खौफनाक तरीके मेरे तरीकों से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हारे शरीर का एक भी टुकड़ा सही सलामत नहीं बचेगा। जो डाओ एक एक कदम करके आगे बढ़ा और उसके आसपास खड़े लोग भी आगे आने लगे।
अगर तुम में यहाँ खड़े होने की हिम्मत है तो जरूर तुम्हें अपनी सीक्रेट स्किल्स पर पूरा भरोसा होगा। मैंने 7 याओ सोसाइटी की उस औरत से सुना है कि तुमने एक बार सेल्फ एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि तुम पिछले आधे महीने से इसी से रिकवर कर रहे थे। मैं नहीं मानता कि तुम दोबारा एक्सप्लोड कर सकते हो। 7 याओ सोसाइटी की औरत, हरे कपड़ों वाली ली युबाई, सही ना? उसने सच में सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। छू लिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सब के सब बेवकूफ बन रहे थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो सेल्फ एक्सप्लोजन की धमकी देकर यहां आया है, पर उन्हें नहीं पता था कि वो खुद को कभी नहीं उड़ाएगा। जो डाओ के आसपास 3 टियनक्वान के मिडिल और 9 टियनक्वान रीजन्स के अर्ली स्टेज वाले मार्शल आर्टिस्ट्स खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा पागलपन और ठंडक थी। जो भी चू लिन को मारेगा उसे बिग प्रिंस से इनाम मिलेगा। तुम लोग इस चू लिन को मार डालो। जो डाओ अपनी लोहे की कुर्सी से हिला तक नहीं। उसने आराम से अपना टीकप उठाया और उसकी चुस्की ली। उसकी आंखों का मजाक अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था। आज छू लिन कहीं उड़कर नहीं जा सकता था। वो देखना चाहता था कि ये लड़का आखिर कर क्या सकता है। टियनक्वान एरिया के उन 10 से ज्यादा स्ट्रांग पीपल ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उनकी सांसें तेज हो गईं। बिना कुछ सोचे वो सब आंधी की तरह उसकी तरफ झपटे। संभल कर! ब्लैक फैल्कन जोर से चिल्लाया। जैसे ही वो लोग हमला करने वाले थे, छू लिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में लहरा दिया। हवा में से अचानक वो सुनहरा बड़ा हाथ निकला और स्पिरिट के उस जबरदस्त प्रेशर की वजह से इस मूव की पावर कई गुना बढ़ गई। शुआ वो 1 दर्जन से ज्यादा लोग फलों के छिलकों की तरह हवा में उड़ गए और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरे। उन दर्जन भर लोगों के मुंह से खून निकल गया और वो वहीं तड़पने लगे। मिडिल ऑफ टियनक्वान वाले 3 मार्शल आर्टिस्ट्स को छोड़कर बाकी सब तो बेहोश भी हो गए। पता नहीं वो जिंदा भी थे या मर गए। एक पल के लिए तो जैसे वहां का माहौल ही रुक गया। चाहे वो फियर्स क्वांगसिंग वाले हों या तियन हाओयुआन जैसे तमाशा देखने वाले, सबके चेहरे पत्थर बन गए थे और फिर सबने एक साथ ठंडी सांस ली। किसने सोचा होगा कि टियनक्वान स्टेट के वो दर्जन भर मार्शल आर्टिस्ट्स, जिनका लेवल थोड़ा कम ही सही, पर चू लिन के सिर्फ एक थप्पड़ से हवा में उड़ जाएंगे। उनके लिए सबसे डरावनी बात तो ये थी कि छू लिन अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें नीचे गिराने के लिए कोई ताकत ही इस्तेमाल नहीं की। कितनी हाई स्पिरिट वेव है! जो डाओ ने धीरे से अपना टीकप नीचे रखा और उसका चेहरा बिगड़ गया। चू लिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसने लेटर पीरियड ऑफ टियनक्वान स्टेट वाले जो डाओ को भी पीछे छोड़ दिया था। ओमिनस क्वांसिंग से आने वाला जो डाओ ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और फिजिकल ताकत दोनों ही मार्शल आर्ट्स की जड़ हैं। अगर चू लिन खुद को नहीं भी उड़ाता है तो भी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ से सामने वाले को काफी चोट पहुंच सकती थी। तुमने हार्ट ट्री क्रिस्टल कोर को हजम कर लिया है। उसका चेहरा और भी ज्यादा भारी हो गया। अब उसे समझ में आया कि छू लिन में उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कहां से आई थी। पर अगर उसे खुद इसे इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो भी उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में कम से कम 1 साल लग जाता। चू लिन ने इतने कम समय में हार्ट ट्री को कैसे खत्म कर लिया? जो डाओ का दिल धीरे धीरे बैठने लगा, उसके माथे से पसीना बहने लगा और ऐसा लग रहा था कि सामने की सिचुएशन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मैदान में खड़े सभी लोगों ने जो डाओ की उस भारी आवाज को सुना। इसके अलावा छू लिन ने बड़ी आसानी से टियनक्वान के उन 10 स्ट्रांग लोगों को धूल चटा दी थी और हर किसी के मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ब्लैक फैल्कन का दिमाग चकरा रहा था। सिर्फ आधे महीने में ही छू लिन की ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि अब वो इस लेवल तक पहुंच गया था। उस लंबे और सीधे खड़े शरीर को देखकर लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। शुरुआत में जिस अनजान लड़के को नेचर ने हर तरफ से खदेड़ रखा था, आज वो उन सबको बहुत पीछे छोड़ चुका था। इस ब्लडी अरीना में ऐसे लोग ऑर्डिनरी रहने के लिए ही बने थे। उस सन्नाटे के बीच लोहे की कुर्सी पर बैठा जो डाओ इतना मनहूस लग रहा था कि उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। चू लिन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कॉमन सेंस से बिल्कुल परे था। कौन जानता था कि इस लड़के के पास और कौन सी ट्रिक्स हैं? तो ऐसा है, जो डाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसे मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था। चू लिन, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, इसलिए आज की बात हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। खैर, तुम ब्लडी स्टोन निकालकर हमें दे दो और हम ओमिनस श्वांगसिंग वाले तुम्हारे सारे गिले शिकवे माफ कर देंगे। आज से ना हम तुम्हारे दुश्मन ना तुम हमारे। क्या ख्याल है? जो डाओ ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ गया है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि जिन ताकतों को हमारे फेयर्स क्वान स्टार ने मिटाया है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो छोड़ो, अगर लेटर पीरियड ऑफ टियनक्वान रेल्म की टीम भी उन्हें मारने की बात कहती तो उन्हें 100 बार सोचना पड़ता। बेहतर होगा कि तुम भी ध्यान से सोच लो और ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है कि हमारे साथ दोस्ती करनी है या नहीं? डेड ब्लड डीमंस के बीच ओमिनस स्वान स्टार एक बहुत ही बदनाम नाम था। हर साल ओमिनस स्वान स्टार कई ताकतों को तबाह कर देता था, जिससे वो कमजोर होकर ऑर्डिनरी प्लैनेट्स बन जाते थे। इस ब्लडी कॉम्पिटिशन में ओमिनस स्वांगसिंग ने एक के बाद एक कई ताकतों को मारा था। सिर्फ बिग प्रिंस और उसके लोगों ने ही कम से कम 3 ताकतों का सफाया कर दिया था। जो डाओ की बात खत्म होते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें छू लिन पर टिकी थीं।
वो सब ये देखने के लिए बेताब थे कि क्या चू लिन इस सलाह को नजरअंदाज करके ऑमिनस स्वान स्टार जैसे मॉन्स्टर से टकराने की बेवकूफ़ी करेगा। सबकी नज़रों के सामने चू लिन धीरे से मुस्कुराया। चू लिन की मुस्कान बहुत ही शांत थी। जो डाओ को लगा कि उसने कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला कर लिया है। उसके होठों पर एक हल्की सी खौफनाक मुस्कान आ गई। उसकी नज़रों में चू लिन के लिए बस नफरत थी। भला एक चींटी उनसे कैसे लड़ सकती थी। लेकिन झू डाओ की वो मुस्कान चेहरे पर ही जम गई जब चू लिन ने अपना मुंह खोला। तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। जो डाओ की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा खूंखार हो गया। उसका चेहरा लोहे की तरह सख्त हो गया। अच्छा लड़के, मैंने तुझे बचने का आखिरी मौका दिया था। अगर तुझे ही अपनी जान प्यारी नहीं है तो अब मेरे बेरहम होने पर मुझे दोष मत देना। जो डाओ की बात खत्म होते ही जबरदस्त जीन एनर्जी समंदर की लहरों की तरह गरज उठी। उस भयानक मोमेंटम ने आसपास के लोगों को सीधे पीछे धकेल दिया। जिनकी स्ट्रेंथ कम थी वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। पा बीस्ट फिस्ट। धमाके के बीच जो डाओ म्यान से निकली तलवार की तरह आगे बढ़ा। उसने जोरदार मुक्का मारा जिससे हवा में जोर की आवाज हुई और जीन एनर्जी पागलपन से बहने लगी। अचानक हवा में एक अजीब सा जानवर बन गया जो आसमान की तरफ दहाड़ते हुए छू लिन पर झपटा। एक नज़र में वहां 1000 से ज्यादा अजीब जानवर दिखाई दे रहे थे। एक अकेला आदमी पूरी आर्मी बन गया था। ये एक ऐसा हमला था जो पूरी मॉन्स्टर टाइड को टक्कर दे सकता था। अर्ली स्टेज ऑफ टियनक्वान रेल्म के लिए यह जबरदस्त पावर थी। छू लिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उन अजीब जानवरों की उस तेज भीड़ ने तेज हवा का एक झोंका पैदा कर दिया जिससे उसके कपड़े उड़ने लगे। दिखने में तो बढ़िया है पर इसमें कोई दम नहीं है, छू लिन ने ठंडी आवाज में कहा। ये सिर्फ फेहुआ बीस्ट थे जो उस पर टूट पड़े थे। इनमें मोमेंटम तो बहुत था पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित थी। इनके पास ना तो खून था और ना ही दिमाग। ये सिर्फ अपने सिर से लोगों को टक्कर मार सकते थे। उसके कॉन्शियसनेस ऑफ द सी में लहरें हल्की सी उठीं और फिर स्पिरिचुअल पावर के बढ़ने के साथ ही हवा का एक बवंडर बन गया। हुश! पूरा स्क्वायर हल्का सा अंधेरे में डूब गया और तेज हवाएं चलने लगीं। हर कोई महसूस कर सकता था कि आसमान में एक जबरदस्त वेव बन रही थी। जाओ! मेंटल पावर के इतने ज्यादा बढ़ने से वो सुनहरा बड़ा हाथ अब और भी ज्यादा चमकदार हो गया था। अब हथेली के पीछे एक सुनहरी बांह भी दिखाई दे रही थी। बैंग! जिनताओ के उस हाथ ने अनगिनत वर्चुअल एनिमल्स को एक ही झटके में कुचल दिया और फिर हाथ उठाकर दूसरा वार किया। उस गरज और धमाके के बीच उन अजीब जानवरों की चीखें बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक लग रही थीं। बैंग! जब जिनताओ ने तीसरी बार हमला किया तो वो जानवरों की पूरी भीड़ पूरी तरह से तबाह हो गई और उनका नामो निशान तक नहीं बचा। जो डाओ का दिल नफरत से भर गया। तू एक छोटी सी जगह से आया हुआ मामूली लड़का है। मैं नहीं मानता कि तू स्पिरिचुअल पावर से कोई कमाल दिखा सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर है, वरना लोग इन्हें एक एक करके क्यों सीखते। इसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल स्पिरिट जैसी ही है। विंड एंड थंडर स्काई पॉम। जो डाओ की जीन एनर्जी आसमान में फैल गई। एक पल के लिए वहां जोरदार बिजली चमकी और तेज हवा चलने लगी। जो डाओ के हाथ हिलाते ही बिजली की चिंगारियों वाली हवा की एक तेज धार छू लिन की तरफ लपकी। छू लिन ने ठंडी सांस ली। उस हमले में हथेली जैसा कोई शेप भी नहीं था और वो इसे पाम कहने की हिम्मत कर रहा था। रोर! छू लिन जोर से दहाड़ा और एक डार्क फ्लेमिंग जाइंट में बदल गया। उसने अपने 1 मीटर लंबे हाथ उठाए और हवा में चारों तरफ झपट्टा मारा। रोर! हवा और बिजली के साथ वो हवा का झोंका छू लिन से टकराया और डार्क फ्लेम अचानक से धुंधली पड़ गई। इस हमले से उस डार्क फ्लेम जायंट का शरीर भी हल्का सा सिकुड़ गया। एक ही हाथ के हमले से हवा और मौसम बदल गया। लेटर पीरियड ऑफ टियानक्वान स्टेट होना सच में बड़ी बात है। छू लिन का शरीर सुन्न पड़ गया था जो कि बिजली टकराने का असर था, लेकिन वो बिजली की चिंगारियां जैसे ही फटीं, छू लिन के शरीर ने उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया और वो जीन एनर्जी में बदलकर उसके पूरे शरीर में भर गईं। एब्सोल्यूट शैडो गोल्डन बॉडी। स्टोन हॉल वाली बात के उलट आज जो डाओ के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो बस छू लिन को मारकर उसका ब्लडी स्टोन छीनना चाहता था। जो डाओ का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सोने से नहला दिया गया हो। बालों से लेकर पैरों तक उसका पूरा शरीर सुनहरा हो गया था। डैंग! जो डाओ ने अपने मुक्के से जिनताओ के हाथ पर हमला किया जिससे एक जोरदार आवाज गूंज उठी। आखिरकार जिनताओ का वो बड़ा हाथ इतना भयानक हमला नहीं सह पाया और हथेली के पास से टूट गया। अब मर जा! जो डाओ तेजी से छू लिन की तरफ दौड़ा और उसे जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के में एक अजीब सी खौफनाक पावर थी। वो मुक्का ग्रीन शैडो आर्मर पर जाकर लगा। ली युबाई के डैगर वाले मटेरियल से बना ग्रीन शैडो आर्मर बहुत ही मजबूत था। जो डाओ के उस भारी मुक्के ने छू लिन को कई कदम पीछे धकेल दिया और आर्मर हल्का सा पिचक गया। जो डाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये किस तरह का आर्मर था? इसका डिफेंस तो सच में जबरदस्त था। हे! डार्क फ्लेम जायंट ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से डार्क इन्फ्लेमेशन बाहर गिरा जो असल में जमा हुआ खून था जिसे उसने उगल दिया था।
अगर डार्क फ्लेम जायंट का शरीर फ्लूइड फॉर्म में नहीं होता तो उस मुक्के का असर इतना भयानक होता कि भले ही चू लिन की मौत ना होती, पर उसके अंदर के अंग पूरी तरह से कुचलकर मांस का लोथड़ा बन जाते। तुमने मुझ पर बहुत बार हमला कर लिया, अब मेरी बारी है। जिन टाओ जायंट हैंड। छू लिन ने जोर से नीचे की तरफ दबाव बनाया और एक सुनहरी हथेली जो डाओ की तरफ लपकी। लेकिन उस हथेली का सुनहरा रंग जो डाओ के एब्सोल्यूट शैडो गोल्डन बॉडी के मुकाबले थोड़ा फीका था। उसका रंग जो डाओ जितना प्योर नहीं था। डैंग! एक और जोरदार आवाज गूंजी। चू लिन, तुम अपने इस हमले से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस सुनहरी हथेली के नीचे खड़े प्योर गोल्ड वाले जो डाओ का चेहरा बहुत ही खुखार लग रहा था। ओह, 10 वंडर्स ऑफ जिन टाओ। स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन। वो सुनहरा हाथ अचानक सफेद हो गया। ये वैनिशिंग पावर वाला सिल्वर व्हाइट रंग नहीं था, बल्कि एक पारदर्शी हथेली थी। 10,000 स्पिरिट पावर को पार करने के बाद चू लिन को जिन टाओ जुए इस्तेमाल करने का एक नया तरीका समझ आ गया था। ये मेंटल पावर का एक नया बदलाव था। ये तो अपने सिर के ठीक ऊपर उस लगभग पारदर्शी जिन टाओ की हथेली को देखकर जो डाओ का चेहरा धुंधला पड़ गया। उसे लगा था कि चू लिन फिर से अपना सेल्फ एक्सप्लोजन वाला स्टंट इस्तेमाल कर रहा है। जिनटाओ जायंट हैंड का रंग बदलते ही जो डाओ ने अपना ट्रांसमिशन जेड पेंडेंट इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली थी।